दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है मां की खामोशी। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सुकून भरी नींद देगी। अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर 2 दिन में नई कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मुझे ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ियों की ओट से निकलकर खेतों पर बिछी ओस की बूंदों पर पड़ी तो पूरा गांव सोने जैसी चमक में नहा गया। मोर पंख फैलाकर कुएं की मुंडेर पर नाच रहा था और पेड़ों से परिंदों का कोरस गूंजने लगा था। गांव का नाम था रसूलपुर और यहाँ की सुबहें बाकी दुनिया से अलग थीं, जैसे हर दिन एक नया अध्याय हो, मगर उस अध्याय के हर पन्ने पर एक ही नाम दर्ज हो, खामोशी। सीमा अपने घर की पुरानी लकड़ी की चौखट पर बैठी मां को देख रही थी। सरोज देवी, उसकी मां, चूल्हे के पास बैठी धीमे धीमे लकड़ी जला रही थीं। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई मुस्कान, जैसे हर दिन का काम, हर सांस बस एक आदत हो। बिना शब्दों की जिंदगी, बिना शिकायतों की दिनचर्या। मां, आज स्कूल में निरीक्षक आने वाला है, सीमा ने कहा, जैसे उम्मीद कर रही हो कि मां कुछ बोलेगी, कुछ कहेगी, शायद एक शुभकामना या एक सिर हिलाना। मगर सरोज ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की आंच को थोड़ा और तेज किया और भांप उड़ती रोटी को पलट दिया। सीमा को आदत थी, बीते 15 सालों से उसकी मां कुछ नहीं कहती, एक शब्द नहीं, कोई भाव नहीं। गांव के लोग कहते हैं बोलना भूल गई है या शायद कुछ छिपा रही है। सीमा की उम्र 28 साल थी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी, मगर मां को अकेला छोड़ने का ख्याल उसे कभी मंजूर नहीं हुआ। उसकी मां एक पहेली बनकर उसके जीवन का केंद्र थी। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो आपस में फुसफुसाहट होती। सरोज जैसी औरतें बोलती नहीं, मगर उनके अंदर आग होती है, या शायद पागल हो गई है। देखो ना, बेटी की शादी की भी फिक्र नहीं। सीमा इन बातों की परवाह नहीं करती, मगर मां की चुप्पी, वह उसकी आत्मा में जैसे धीरे धीरे जहर घोलती थी। कभी कभी वह रात में सोचती थी, क्या मेरी मां मुझसे प्यार करती है? और फिर खुद को ही जवाब देती, अगर नहीं करती तो अकेले मुझे पालती क्यों? आज गांव में हलचल थी। प्रधान का बेटा बाहर से लौटा था, किसी ठेकेदारी का काम करने के बाद। लोग उसके लिए स्वागत की तैयारी में थे। मंदिर में भजन हो रहे थे, मगर सरोज देवी घर से नहीं निकली। सीमा तैयार होकर स्कूल जाने लगी। मां की ओर देखा, कुछ बोलने की उम्मीद से, फिर खुद ही बोली, दोपहर तक लौट आऊंगी, कुछ लाऊं बाजार से। सरोज की चुप्पी ने फिर वही पुराना उत्तर दिया, कोई उत्तर नहीं। रास्ते में गांव की गलियां कच्ची थीं, लेकिन सुबह सुबह वहां जीवन का संगीत बिखरा होता था। बच्चे खेल रहे थे, गायें रंभा रही थीं और औरतें हाथ में टोकरी लेकर खेतों की ओर जा रही थीं। सीमा को रास्ते में काका मिले, बूढ़े लक्ष्मण काका, जिनकी दुकान स्कूल के सामने थी। बिटिया, सरोज कैसी है? उन्होंने पूछा। सीमा ने झूठ मुस्कान ओढ़ ली। वैसी ही हैं, चुप, मगर ठीक हैं। काका सिर हिलाकर बोले, तुम्हारी माँ पहले बहुत बोलती थी, कितनी हंसमुख थी, तुम्हारे पिता के जाने के बाद जैसे पत्थर बन गई। सीमा के चेहरे पर एक पल को छाया आ गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। स्कूल में बच्चे चहक रहे थे। निरीक्षक आकर चला गया। सीमा ने बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी और सब तारीफ कर रहे थे, मगर उसके मन का एक कोना मां की खामोशी में ही उलझा रहा। दोपहर को जब वह लौट रही थी तो देखा कि गांव की एक महिला दौड़ती हुई उसके पास आई, श्यामा काकी। सीमा, जल्दी घर चल, तुम्हारी मां। सीमा का दिल धड़कने लगा। क्या हुआ मां को? कुछ नहीं, वो बस आज मंदिर गई है, 15 साल बाद पहली बार। मंदिर में सीमा भागती हुई मंदिर पहुंची।
वहां भीड़ लगी थी, लोग खड़े थे, सरोज को देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। सरोज देवी मंदिर के सामने बैठी थीं, दीप जलाकर आंखें बंद किए हुए। पंडित जी बोले, इतने सालों में पहली बार आई हैं। बिना बोले बस दीपक रख दिया और बैठ गई। सीमा मां के पास गई, चुपचाप बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद सरोज ने पहली बार अपनी बेटी की ओर देखा। आंखें नम थीं। मां, सीमा ने फुसफुसाकर कहा। सरोज ने धीरे से सीमा का हाथ पकड़ा, वही हाथ जिसे पकड़ना उसने बचपन से तरस कर देखा था। और तब पहली बार सरोज के होंठ हिले, बेहद धीमे मगर साफ। मैं अब थक गई हूं, शायद अब बोलना पड़े। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके लिए यह चंद शब्द किसी तूफान से कम नहीं थे। सीमा को लगा जैसे समय थम गया हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उसकी मां, जो वर्षों से चुप रही थी, आज पहली बार कुछ बोली थी। सिर्फ 4 शब्द, अब बोलना पड़ेगा। इन 4 शब्दों ने सीमा के भीतर कुछ तोड़ दिया, कुछ जोड़ भी दिया। वर्षों से जमा हुआ दुख, गुस्सा, असमंजस, सब जैसे पानी बनकर आंखों से बह निकला। मां, चलो घर चलें, सीमा ने कांपते स्वर में कहा। सरोज ने बस सिर हिलाया और चुपचाप उठकर चल दी। उनके चेहरे पर कोई भारीपन नहीं था, मगर कुछ तो था, जैसे सालों का बोझ जरा सा हल्का हुआ हो। घर लौटने पर घर की देहरी पार करते ही सरोज सीधे आंगन में गईं। नीम के पेड़ के नीचे बैठ गईं, जहां कभी वो सीमा को लोरी गाकर सुलाया करती थीं। सीमा उनके सामने बैठी, न सवाल न आग्रह। वो जानती थी इतने सालों की चुप्पी एक दिन में नहीं टूटती, मगर जो शुरू हुआ था उसे थमना नहीं चाहिए। सरोज ने एक पुरानी संदूकची की ओर इशारा किया। खोल, उन्होंने कहा। अब की बार उनका स्वर इतना स्थिर और गहरा था कि सीमा चौंक गई। सीमा ने संदूकची खोली। अंदर से पुरानी साड़ी के नीचे एक छोटी सी लाल डायरी निकली, कुछ पुराने खत और एक टूटा हुआ मंगलसूत्र। ये क्या है मां? सीमा ने पूछा। सरोज ने सांस खींची, फिर बोलना शुरू किया, जैसे कोई टूटा बांध पहली बार बहने लगा हो। सरोज की कहानी। जब मैं ब्याह कर आई थी, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे लगते थे। गांव के सब लोग कहते थे सरोज भाग्य वाली है। वो जवान थे, जमीन थी, नाम था, मगर शादी के 2 महीने बाद ही सच्चाई सामने आने लगी। वो रोज शराब पीते थे, नशे में हाथ उठाते थे, बोलते थे कि मेरा हक है। पहली बार जब मारा तो मां को चिट्ठी लिखी थी, भेजी नहीं। सोचा नई बहू हूं, सब सहना पड़ता है। फिर मार पीट रोज का काम हो गया। गांव वालों को पता था, मगर सब कहते घर का मामला है, औरत को सहना पड़ता है। एक दिन मैंने हिम्मत की, पंचायत में शिकायत करने चली गई। वहां बैठे 5 मर्दों ने कहा औरतें मुंह चलाने लगी हैं तभी घर टूटते हैं। उसी रात वो पहली बार ज्यादा पी गया था। मुझे धकेल कर कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, और तब जब सब सहते सहते मैं टूटने लगी, तू पैदा हुई। मैंने सोचा अब जी लूंगी तेरे लिए, मगर उसके बाद जो हुआ। सरोज की आंखें भर आईं, गला सूख गया, मगर अब वो रुकी नहीं। तेरे पापा ने एक दिन हमारे ही खेत में काम करने वाली गंगा को बुलाया था। गंगा गरीब थी, विधवा थी, मजबूरी में काम करती थी। उस दिन खेत में बस वही थी और तेरा बाप। मैं दौड़ती हुई पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। गंगा ने झर खा लिया। उसी शाम उसके पास कोई नहीं था। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, सरोज दीदी आप गवाह बन जाना। मगर मैं गवाह नहीं बनी। मैं डर गई। पंचायत ने कहा अगर कुछ बोली तो तुझे भी निकाल देंगे गांव से। मैंने तेरी खातिर चुप्पी ओढ़ ली। तब से आज तक। सीमा की प्रतिक्रिया। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। वो सोचती रही थी कि उसकी मां चुप क्यों रहती है, मगर उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वो चुप्पी दरअसल गुनाह नहीं, एक बलिदान थी। मां, आपने क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? सीमा की आवाज टूट रही थी।
क्योंकि तू छोटी थी और मैं डरती थी, फिर आदत हो गई चुप रहने की। अब क्यों बोल रही हो? सरोज ने लंबी सांस ली। क्योंकि कल एक पत्र आया है, गंगा की बेटी अब वकील बन गई है, उसने मुझे खोज लिया है, वो केस खोलना चाहती है। और अब अगर मैं फिर चुप रही तो गंगा की मौत सच में बेमतलब हो जाएगी। अंतर्द्वंद्व की शुरुआत सीमा ने वह पत्र देखा। अदालत की मुहर थी, सरोज देवी को गवाह के रूप में प्रस्तुत होना है। सीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। गांव छोटे होते हैं, मगर यहाँ की दीवारें बड़ी ऊंची होती हैं। समाज के सवाल, पंचायत की राजनीति, औरतों की इज्जत, सब कुछ दांव पर था। मगर इस बार सरोज के चेहरे पर डर नहीं था। पहली बार सीमा को लगा उसकी मां कमजोर नहीं थी, वो बस मजबूर थी। अगले दिन गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि सरोज देवी को अदालत से समन आया है। कुछ लोग घर के बाहर आए, कुछ सहानुभूति जताने, कुछ धमकाने। बड़े पुराने किस्से हैं बहन, क्या फायदा उखाड़ने का? एक ने कहा। गांव का नाम बदनाम होगा, दूसरे ने चेतावनी दी। सरोज चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, नाम तब बदनाम होता है जब सच दबाया जाए, और अब मैं दबूंगी नहीं। गांव की गलियों में जैसे शब्दों की आग लग गई थी। सरोज देवी की अदालत में गवाही देने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कोई कहता, बुढ़ी को अब क्या सूझी, तो कोई फुसफुसाता, कहीं उसकी बेटी की शादी भी ना रुक जाए। लेकिन सीमा के लिए अब यह सब कोई मायने नहीं रखता था। अब तक वह जिस मां को एक गूंगी परछाई समझती थी, वह एक पहाड़ निकली, जख्मों से लथपथ, मगर अब भी अडिग। स्कूल में सीमा स्कूल में थी, लेकिन मन कक्षा में नहीं, घर में था। कक्षा 7 की लड़की कविता ने अचानक पूछ लिया, मैम, आपकी मम्मी टीवी में आने वाली हैं क्या? सीमा चौंकी। क्यों? अम्मा कहती थीं कि गांव की एक औरत अदालत में जाने वाली है, वही आपकी मम्मी है ना? सीमा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर भीतर कुछ कांप गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बुलाया। सीमा जी, ये मामला अब बड़ा हो रहा है, बाहर के लोग, मीडिया भी आ सकते हैं, स्कूल की छवि पर असर पड़ सकता है। सर, मेरी मां सच बोल रही हैं। अगर स्कूल को सच्चाई से डर है तो शायद हमें पढ़ाना ही बंद कर देना चाहिए। प्रधानाध्यापक चुप हो गए। समाज का दबाव। शाम को सीमा घर लौटी तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला बैठी मिली। देवकी बुआ, गांव की सबसे अनुभवी औरत, जो कभी सरोज की सहेली हुआ करती थी। सीमा, अंदर बुला लो। सीमा ने मां को आवाज दी। सरोज आई, माथे पर वही शांत भाव। देवकी बुआ बोली, सरोज, कुछ बातें कहने आई हूं। बचपन से जानती हूं तुझे, मगर अब तू जो करने जा रही है उससे तू अकेली नहीं गिरेगी, हम सब की छवि भी दांव पर है। सरोज कुछ नहीं बोली। गांव की औरतें अब भी डरती हैं, तू अगर खड़ी हो गई तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। पंचायत तुझे छोड़ने वाली नहीं। अब सरोज बोली, धीमे मगर स्पष्ट, बुआ, अगर मेरा बोलना किसी की नींद उड़ा दे तो शायद वो नींद पहले से ही पाप पर टिकी थी। बुआ ने गहरी नजर डाली, फिर उठकर चली गई। माँ बेटी का रिश्ता। रात को सीमा ने माँ के लिए खिचड़ी बनाई। पहली बार इतने सालों में उसने अपने हाथ से माँ को खाना परोसा। माँ, आपको डर नहीं लग रहा? सरोज ने चुपचाप एक निवाला मुंह में डाला, फिर कहा, डर तो हर दिन लगता है। जब तू छोटी थी तब लगा तू भूखी न रह जाए। जब बड़ी हुई तब डर था कि लोग तुझे भी मेरी तरह तोड़ न दें। मगर अब मुझे सिर्फ एक डर है कि मैं मर जाऊं बिना सच कहे। सीमा का गला भर आया। मां, मैं आपके साथ हूं, चाहे जो भी हो। सरोज ने पहली बार सीमा के सिर पर हाथ फेरा। उसका हाथ कांप रहा था, मगर उसमें एक अजीब सी गर्मी थी जिसे सीमा ने अपने भीतर उतरते महसूस किया। अगली सुबह पंचायत का बुलावा। अगले दिन सरपंच का आदमी दरवाजे पर आया। सरोज देवी को पंचायत में बुलाया गया है आज शाम को। सीमा गुस्से में थी। किस हक से? ये कोई कानूनी आदेश नहीं। मगर सरोज ने कहा, चलते हैं, अगर जवाब देना है तो सबको देना होगा।
पंचायत में गांव के चबूतरे पर आज भीड़ थी। गांव की औरतें दूर से देख रही थीं, कुछ आशा से, कुछ डर से। मर्दों की पंक्ति में सरपंच, पटेल और बाकी पंच बैठे थे। सरपंच ने तीखी आवाज में पूछा, सरोज, तूने जो बात अदालत में कही है वो क्या सही है? सरोज ने सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, और अब मैं अदालत में भी यही बोलूंगी। मैंने बहुत साल पहले एक गुनाह को होते देखा, गंगा को मरते देखा, उसकी बेटी को अनाथ होते देखा, और तब से हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा मरते देखा। पटेल उठ खड़ा हुआ, अगर तू गांव के खिलाफ जाएगी तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। सीमा सामने आई, अगर सच बोलना जुर्म है तो हमें गर्व है इस जुर्म पर, लेकिन याद रखिए सरोज देवी अकेली नहीं है। अब पहली बार तालियां चुपचाप खड़ी औरतों की भीड़ में से एक वृद्धा ने ताली बजाई, फिर दूसरी औरत, फिर तीसरी। वो औरतें जो अब तक सिर्फ तमाशबीन थीं, अब उनके चेहरे बदलने लगे। सरपंच चुप था। रात को घर लौटकर सरोज बहुत शांत थी। सीमा ने पूछा, अब क्या सोच रही हो? सरोज बोली, अब जब एक औरत बोलती है तो हजारों चुप्पियां जवाब देने लगती हैं। सीमा ने मां को देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मां न सिर्फ बोल रही हैं बल्कि जगा रही हैं। गांव में एक नया चेहरा आया था, तेज कदमों से चलती, आंखों में सवालों की आग लिए और हाथ में एक मोटा फोल्डर थामे। वो थी अनया, गंगा की बेटी। सरोज देवी ने जैसे ही उसे देखा कुछ क्षण के लिए आंखें झुका लीं, मगर जब अनया पास आकर बोली, मैं गंगा की बेटी हूं, सरोज ने बिना झिझक उसे गले से लगा लिया। दर्द की कोई भाषा नहीं होती। दोनों की आंखें भीगी थीं, मगर उनमें अब कोई शिकवा नहीं, सिर्फ समझदारी थी। पहली मुलाकात, अनया ने सीमा से हाथ मिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी मां को देख मुझे उम्मीद मिली कि हमारी माएं सिर्फ पीड़िता नहीं थीं, वो लड़ाकू थीं, बस उस वक्त अकेली थीं। सीमा ने कहा, अब कोई अकेला नहीं है। वे तीनों आंगन में बैठी। अनया ने कागजों का पुलिंदा खोला। यह केस हम बलात्कार और आत्महत्या के आधार पर नहीं, हत्या और दबाव की वजह से आत्महत्या की धारा में दर्ज करवा सकते हैं, उसने कहा। सरोज चुपचाप सुन रही थी। कभी कभी कुछ पूछ लेती, मगर ज्यादातर समय उनके चेहरे पर अतीत की परतें उतरती चढ़ती रहती। मां, सीमा ने धीरे से पूछा, आप गवाही देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ना? सरोज ने आंखें बंद की और कहा, अब बोलना रुकेगा नहीं, चाहे जो हो। गांव में चर्चा, गांव के कुछ घरों में अब गुस्सा बढ़ रहा था, विशेषकर उन घरों में जो कभी गंगा के खिलाफ पंचायत में बैठे थे। अरे, अब क्या चाहिए इस औरत को? 30 साल पुराना मामला है। ये वकील बिटिया तो शहर से आई है, गांव के कायदे कानून नहीं जानती। सरोज की लड़की भी बिगड़ गई है, मां को भड़का रही है। इस बीच एक झूठी अफवाह फैली, सरोज पैसे के लिए यह सब कर रही है, कोर्ट से मुआवजा मिलेगा। सीमा को जैसे ही यह बात पता चली, उसका खून खौल उठा। मां, मैं सबको जवाब देना चाहती हूं, उसने कहा, मगर सरोज ने उसका हाथ थामकर कहा, बोलना तब करो जब लोग सुनना चाहें, अब हमारी बात अदालत सुनेगी। एक रहस्यमयी चिट्ठी उसी रात दरवाजे के नीचे से एक कागज फिसलाया गया। सीमा ने उठाकर देखा, एक अनाम चिट्ठी, सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी थीं, अगर गवाही दी तो अगले दिन तेरा मुंह नहीं खुलेगा, सोच ले। सीमा घबरा गई। सरोज ने चिट्ठी ली, उसे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए जला दिया। मां, आप डर नहीं रही? सीमा ने पूछा। सरोज ने कहा, जिस दिन गंगा मरी थी उस दिन मैं डर गई थी, अब डर सिर्फ वक्त की बर्बादी है। अनया की जिज्ञासा। दूसरे दिन अनया ने गांव का एक चक्कर लगाया, उस खेत तक गई जहां उसकी मां आखिरी बार देखी गई थी। उस नीम के पेड़ के नीचे खड़ी रही जिसे सरोज अक्सर देखती थी। मुझे याद है, अनया बोली, वो पेड़ मेरी मां को बहुत पसंद था। वो कहती थी, ये पेड़ कभी नहीं गिरता, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो। शायद वो खुद भी ऐसा बनना चाहती थी,
सीमा बोली, अब तुम वही बनी हो। केस की तैयारी अनया ने बताया कि केस की पहली सुनवाई 1 सप्ताह बाद है। हमें बयान दर्ज कराने के लिए गवाहों की जरूरत होगी। गांव में कोई नहीं बोलेगा, सरोज ने साफ कहा। तो हम सरोज देवी की डायरी, चिट्ठियां और अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड शामिल करेंगे। सीमा ने पूछा, गांव के अस्पताल में अब भी पुराने रिकॉर्ड हैं क्या? शायद, अनिया बोली, मगर उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। पुराने रिकॉर्ड की खोज सीमा और अनया ने तय किया कि अगली सुबह वे गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र जाएंगी। अस्पताल में कार्यरत नर्स शांति बहन अब रिटायर हो चुकी थीं, मगर उसी अस्पताल परिसर में रहती थीं। शांति बहन को देखकर सरोज की आंखें भर आईं। उन्होंने चुपचाप झुककर उनके पैर छुए। मैंने ही गंगा की बॉडी की जांच की थी, शांति बहन ने कहा, मगर पंचायत के दबाव में रिपोर्ट बदल दी गई थी। वो रात आज भी मुझे सोने नहीं देती। क्या रिपोर्ट अब भी मिल सकती है? अनया ने पूछा। शांति बहन ने अंदर जाकर एक धूल भरी अलमारी खोली, कुछ पुरानी फाइलें निकाली और फिर सरोज को देते हुए बोली, अब यह तुम्हारा सच है, इसे अदालत तक पहुंचाओ। घर लौटते वक्त सीमा ने अनया से पूछा, तुम कभी डरी नहीं? अनया मुस्कुराई, डरती हूं हर दिन, मगर जब मां की तस्वीर देखती हूं तो लगता है अब लड़ना जरूरी है, वरना वो मौत भी बेमानी हो जाएगी। सीमा ने सिर झुकाया। उससे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ मां के दर्द को समझना नहीं, बल्कि उसे दुनिया को दिखाना भी है। सूरज अभी ठीक से निकला नहीं था, मगर सरोज और सीमा सुबह सुबह घर के आंगन में तैयार खड़ी थीं। एक छोटा सा बैग जिसमें 2 साड़ियां, एक फाइल और गंगा की पुरानी तस्वीर थी। अदालत में पेशी के लिए बस इतना ही ले जाना था। अनया शहर में इंतजार कर रही थी, जहां सरोज का बयान रिकॉर्ड होना था। लेकिन घर के बाहर जैसे ही सीमा और सरोज निकली, उन्हें सड़क पर 2 बाइक सवारों ने रोक लिया। चेहरों पर कपड़ा बंधा था, हाथ में लाठी। कहां जा रही हो माई? एक ने पूछा, आवाज में धमकी थी। सीमा आगे बढ़ी। हटिए रास्ते से, बाइक सवार ने एक कदम आगे आकर कहा। बूढ़ी को समझा ले बेटी, कोर्ट वोट के चक्कर में मत पड़। गांव में रहना है तो गांव के हिसाब से चलो। सीमा का खून खौल उठा, मगर सरोज ने उसका हाथ थाम लिया। चल, सरोज ने कहा, वक्त बर्बाद मत कर। दोनों ने बिना पीछे देखे रास्ता बदल लिया और गांव से बाहर दूसरे रास्ते से पैदल चलने लगी। रास्ते भर की चुप्पी सीमा चुप थी, मगर उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मां, आप इतने शांत कैसे रहती हैं? सरोज ने धीमे स्वर में कहा। जिसने आग में रहना सीख लिया हो, उसे धुएं से डर नहीं लगता। सीमा का हाथ मां के हाथ में था, पहले की तरह गर्म, मगर अब पहले से मजबूत भी। अदालत का पहला दिन शहर की अदालत में चहल पहल थी। अनया बाहर खड़ी मिली, आंखों में उत्साह और चिंता दोनों। सब ठीक? उसने पूछा। सीमा ने सिर हिलाया। बस धमकियां मिली हैं और कुछ नहीं, अनया बोली। ये तो अच्छा है, इसका मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। कोर्ट में सरोज का नाम पुकारा गया। वो उठी, अपने सादे सूती साड़ी में, बिना जरा भी घबराए गवाही के स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप कसम खाती हैं कि आप जो कहेंगी वह सच और केवल सच होगा? सरोज ने कहा, मैंने अब तक जो छुपाया वो मेरा गुनाह था। अब जो कहूंगी वो गंगा की सजा होगी। सरोज की गवाही गवाही के अंश। मैं सरोज देवी हूं। मैं गंगा को जानती थी। वह मेरे ही खेत में काम करती थी। जिस दिन वह मरी, मैं उसके साथ थी। मैंने देखा कि मेरे पति ने उसके साथ जबरदस्ती की। मैं डर गई थी। मैं चुप रही, मगर उस रात उसने जहर खा लिया। उसने मुझसे कहा, दीदी, मेरा सच जिंदा रखना। मैं आज अदालत में वह सच लाने आई हूं। न्यायालय में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। वकील ने पूछा, आप इतने सालों तक क्यों चुप रही? सरोज ने कहा, क्योंकि मुझे लगा मेरी चुप्पी ही मेरी बेटी की सुरक्षा थी। अब मैं जानती हूं, मेरी चुप्पी गंगा की हत्या में मेरी भी हिस्सेदारी थी।
और अब मैं उसे धोना चाहती हूँ। बाहर की हलचल गवाही के बाद जब वे तीनों बाहर निकली तो अदालत के बाहर कुछ पत्रकार खड़े थे। सरोज देवी, क्या आपको डर नहीं लगता? सरोज मुस्कुराई। डर लगता था, अब नहीं। एक पत्रकार ने सीमा से पूछा, आपकी माँ तो बहुत बड़ी मिसाल बन रही हैं। सीमा ने कहा, माँ अब मिसाल नहीं बन रही, वो हमेशा से थी, बस अब लोग देख पा रहे हैं। गांव की प्रतिक्रिया वापसी पर गांव में दो तरह की प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग दरवाजे बंद कर लेते, कुछ चुपचाप नजरें चुरा लेते, मगर कुछ चेहरों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। मधु, एक युवा लड़की जो पहले कभी कुछ नहीं बोलती थी, पहली बार आकर सीमा से बोली, आपकी माँ को देखकर लगता है कि शायद हमें भी बोलना चाहिए। सीमा को लगा एक नई शुरुआत की हल्की सी रेखा कहीं बन रही है। रात को सीमा और सरोज छत पर बैठे थे। चांद पूरा था। माँ, आपको लगता है कि सच जीत जाएगा? सरोज ने आकाश की ओर देखा। सच जीतता है या नहीं, ये वक्त बताता है, मगर जब तक कोई सच बोलता है, झूठ अकेला पड़ने लगता है। सीमा माँ के कंधे पर सिर रखकर लेट गई। चुप्पी थी, मगर अब वह डर की नहीं, एक शांत स्वीकृति की चुप्पी थी। गांव की गलियों में अब खामोशी नहीं थी, बल्कि फुसफुसाहटें थीं, आरोपों की गूंज थी और खुलेआम बदनाम करने की कोशिशें। पंचायत की बैठक बुलाई गई थी। इस बार खुली पंचायत, जहां माइक और लाउडस्पीकर लगे थे, और मंशा एक ही थी, सरोज देवी को समाज के सामने नीचा दिखाना। पंचायत में धुआंधार आरोप चबूतरे पर पटेल, सरपंच और कुछ अन्य पुरुष बैठे थे। सामने गांव वाले जमा थे, कुछ देखने, कुछ बोलने और कुछ सिर्फ तमाशा बनाने। इस औरत ने अपनी इज्जत तो बर्बाद की ही। पटेल ने माइक पकड़कर कहा, अब गांव की भी इज्जत मिट्टी में मिलाने आई है। 30 साल तक चुप रही, अब अचानक बोल पड़ी, ये तो सीधा केस है पैसे के लालच का। कोई चिल्लाया, और उस बेटी को देखो, मां के पीछे पीछे कोर्ट कचहरी घूमती है, स्कूल में पढ़ाती है, और घर में क्या सिखाती है कौन जाने। इन शब्दों के तीर किसी दीवार से टकराकर लौटते नहीं थे, वे सीधे सरोज और सीमा के आत्मसम्मान पर पड़ रहे थे। मगर इस बार सरोज वहां खड़ी थी, अकेली नहीं। सीमा ने माइक लिया और पहली बार उसकी आवाज कांपी नहीं। आप सब कहते हैं मेरी मां अकेली है, लेकिन अकेली वो नहीं, अकेली आप हैं जो सच से डरते हैं। अगर गवाही देना, अगर इंसाफ मांगना गुनाह है, तो हां, हम गुनहगार हैं। पर यह मत भूलिए कि आप सब जब चुप थे तब भी मेरी मां जिंदा थी, और अब जब वो बोल रही हैं तब आपकी चुप्पी मर रही है। कुछ लोग तालियां बजाना चाहते थे, मगर डर के मारे हाथ नीचे ही रहे। चरित्र हनन की मुहिम उस रात गांव में अफवाहों का तूफान उठ गया। सरोज का चाल चलन कभी ठीक नहीं था, उसके पति को भी पता चल गया था, तभी तो अब तो बेटी भी वैसी ही होगी। दीवारों पर सरोज और सीमा के खिलाफ अपमानजनक स्लोगन लिख दिए गए। सीमा सुबह उठी तो देखा स्कूल की दीवार पर लिखा था, जिसकी मां बदनाम, वो कैसे देगी ज्ञान। उससे गुस्सा आया, मगर वह रोई नहीं। वह सीधे स्कूल गई और बोर्ड पर एक पंक्ति लिख दी, अगर मेरी मां बदनाम है तो याद रखना, बदनामी उस समाज की होती है जो सच्चाई को गुनाह मानता है। पुराना राज। अनकही बात उसी शाम अनया ने एक फाइल सीमा को दी, गांव के थाने की पुरानी शिकायतें। उनमें एक शिकायत थी जो कभी दर्ज नहीं की गई, सिर्फ रख ली गई थी। शिकायतकर्ता सरोज देवी। विवरण: पति द्वारा मारपीट, गाली गलौज और संदेह के आधार पर जबरन घर से निकाल देना। सीमा सन्न रह गई। मां ने शिकायत दर्ज कराई थी? अनया बोली, हाँ, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। यह रिपोर्ट सिर्फ कागज बनी रही। सीमा भागकर मां के पास गई। मां, आपने कभी बताया नहीं कि आपको घर से निकाला गया था? सरोज चुप रही, फिर धीमे से बोली, तेरे जन्म के कुछ ही महीने बाद वो मुझे पीटकर घर से बाहर कर दिया था। गांव वालों ने वापस अंदर नहीं जाने दिया।
मैंने दरवाजे पर बैठकर पूरी रात बिताई, सिर्फ तुझे गोद में लिए। सुबह होने पर वो दरवाजा खोला, लेकिन मुझे नहीं, सिर्फ तुझे ले गया। मैं भीख मांग कर रही, खेतों में काम किया और किसी तरह तुझे वापस पाया। तब से तेरा बचपन मेरी मजबूरी बना, मेरी खामोशी बन गया। सीमा अब फूट पड़ी। उसे समझ आ गया, सरोज की खामोशी महज डर नहीं थी, वो एक मां का लहूलुहान संकल्प था। बदलते चेहरे अब गांव में कुछ चेहरे बदलने लगे थे। कुछ औरतें रात को चुपचाप घर आईं, मधु, श्यामा और रेहाना। दीदी, हम आपके साथ हैं, मधु बोली। हमने भी बहुत सहा है, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाई, रेहाना ने कहा। सरोज ने उन्हें देखा और बोली, अब अगर एक भी औरत बोलेगी तो ये गांव बदलेगा, और अगर हर औरत बोलेगी तो समाज का चेहरा बदल जाएगा। दिल्ली से एक पत्रकार 2 दिन बाद एक महिला पत्रकार समीरा शर्मा गांव आई। उसने सरोज पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की अनुमति मांगी। आपकी कहानी बहुत औरतों को रास्ता दिखा सकती है, समीरा ने कहा। सरोज ने कहा, अगर मेरी चुप्पी ने इतने साल औरतों को डराया तो मेरी आवाज उन्हें हिम्मत दे। रात की बात सीमा ने मां से पूछा, मां, आपको अफसोस होता है उन सालों का जब आप चुप रही? सरोज बोली, हाँ, मगर अगर मेरी चुप्पी आज किसी और की आवाज बन जाए तो शायद वो अफसोस कम हो जाए। गांव में सुबह का सूरज जैसे हर रोज की तरह नहीं उगा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर सीमा के भीतर एक ज्वाला धधक रही थी। आज सरोज को अदालत में गवाही देनी थी, दूसरी बार। पहली बार वो कांपते हुए गई थीं। इस बार उनकी आंखों में स्थिरता थी। सीमा ने मां के बाल संवारते हुए कहा, मां, तैयार हो? सरोज ने सिर्फ एक बार सिर हिलाया। वो बहुत कुछ कहना चाहती थीं, मगर अब उनके शब्द जरूरतमंद थे, फालतू नहीं। अदालत की देहरी कोर्ट का बरामदा भीड़ से भरा हुआ था। कुछ पत्रकार, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ अनजान लोग जिनका चिह्नित उद्देश्य सिर्फ तमाशा था। जज के सामने खड़ी सरोज देवी, उम्र 65 वर्ष, पेशा विधवा गृहिणी, नाम कोई नहीं पुकारता था, अब एक गवाह। वकील ने सवाल किया, क्या आप बता सकती हैं कि आपके पति का गांव की अन्य महिला से कोई संबंध था? सरोज ने धीमे से कहा, वो संबंध नहीं था, अत्याचार था। आपको कैसे पता? मैंने देखा था और फिर उस औरत की चीखें मैंने सुनी थी हर रात। एक नई गवाह भीड़ में एक औरत खड़ी हुई, चुपचाप। सबकी नजरें घूमी। वो औरत बारी बारी से जज, वकील और फिर सरोज को देखती रही। मुझे भी बयान देना है, उसने कहा। नाम पूछा गया, रुक्मणी देवी, उम्र 50, पहचान उसी महिला की छोटी बहन जिसने सरोज के पति के हाथों अपमान झेला और बाद में आत्महत्या कर ली थी। हमारे घर में उसे एक घटना के बाद कभी पूजा नहीं हुई, रुक्मणी बोली। मेरी बहन मर गई और गांव ने कहा वो खुद गलत थी। सरोज दीदी ने देखा था सब, तब भी चुप थी। अब बोल रही हैं, मैं भी बोलूंगी। हॉल में सन्नाटा पूरा कोर्ट रूम जैसे जम गया। 2 गवाह, 2 अलग घटनाएं, मगर एक ही अपराधी, और वो अपराधी अब जिंदा नहीं था। जज ने कहा, अगर पीड़िता अब जीवित नहीं तो यह केस किस आधार पर आगे बढ़े? सरोज ने कहा, अगर वो जीवित होती तो क्या कोई सुनता? आज हम बोल रहे हैं, इसलिए मत कहिए कि देर हो गई। कोई गवाही समय की मोहताज नहीं होती, इंसाफ की होती है। गांव की दीवारें दरक रही थीं। पंचायत के बड़े लोग अब खामोश हो चुके थे। जिनके घरों में पहले सरोज की हंसी भी गुनाह मानी जाती थी, वहां अब दीवारों पर चुप्पी के निशान थे। कुछ पुरुष अब गांव छोड़कर शहर भागने लगे थे। उनके भीतर डर था कि अब उनकी पत्नियां भी बोलने लगेंगी। सीमा की आंखें खोलती फाइल सीमा को अनिया ने एक और फाइल दी। इस बार पुलिस स्टेशन की पुरानी रिकॉर्डिंग। सरोज के पति के खिलाफ 2 महिलाओं की गुमनाम शिकायतें थीं, मारपीट, जबरदस्ती और धमकी। मगर हर बार शिकायतें वापस ले ली गईं। क्यों? क्योंकि गांव की इज्जत दांव पर थी। सीमा ने मुट्ठी भींची। जिसे आप गांव की इज्जत कहते हैं, वो किसी की कब्र बन गई।
माँ बेटी की रात उस रात सरोज और सीमा एक ही बिस्तर पर थीं। सालों बाद सरोज ने पहली बार सीमा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैंने तुझे जिंदा रखने के लिए चुप्पी ओढ़ी थी, अब तू मुझे जीने के लिए बोलने दे रही है। सीमा ने मां को बाहों में भर लिया। यह सिर्फ एक गले लगना नहीं था, यह पीढ़ियों का डर टूटना था। अदालत ने केस को खुली सुनवाई में तब्दील कर दिया। यह अब सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं, गांव की सामूहिक चुप्पी के खिलाफ मामला बन चुका था। अखबारों में हेडलाइन छपी, एक मां की खामोशी ने खोला 3 दशक पुराना जख्म। सरोज देवी बन गई, गांव की पहली साक्षी जो चुप नहीं रही। सरोज की गवाही के बाद गांव में कुछ बदलने लगा था, लेकिन बदलाव हमेशा सुकून लेकर नहीं आता। जहां एक ओर कुछ महिलाएं प्रेरित हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर दबाव और खतरे भी बढ़ने लगे थे। सीमा की बालकनी पर पत्थर फेंका गया। उस पर एक कागज लिपटा हुआ था, मां को चुप करा दो वरना अगली आवाज तुम्हारी होगी। धमकियां और डर सीमा थाने गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज तो की, लेकिन उनकी आंखों में उदासीनता थी। गांव के मामूली झगड़े हैं मैडम, थानेदार ने कहा, औरतों को चुप ही रहना चाहिए, यही ठीक रहता है। सीमा की आंखें जल उठीं। अगर चुप रहना ठीक होता तो मेरी मां कब की मर चुकी होती। उसी रात सरोज की झोपड़ी के बाहर आग लगाने की कोशिश हुई। आग बुझा दी गई, मगर जलन दिलों में फैल चुकी थी। पहली बैठक सीमा ने गांव की कुछ महिलाओं को बुलाया। घर के पिछवाड़े गोधूली वेला में 10 औरतें आईं, अलग अलग उम्र की, मगर सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब हम भी बोल सकते हैं? सीमा ने उनकी तरफ देखा और कहा, बोलिए नहीं, गूंज बनिए, मेरी मां की आवाज अकेली नहीं होनी चाहिए। सरोज का भाषण गांव के महिला समूह की पहली सार्वजनिक बैठक हुई, मंदिर के आंगन में। सरोज खड़ी हुई, वही औरत जो कभी परछाई से भी डरती थी, अब सैकड़ों औरतों के सामने खड़ी थी। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने इतने साल क्यों नहीं बोला, तो मैं कहूंगी, क्योंकि मैं सोचती रही कि मेरी चुप्पी मेरे परिवार को बचाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, मेरी चुप्पी ने मुझे ही खत्म कर दिया। अब मैं बाकी औरतों से यही कहूंगी, तुम्हारे अंदर की खामोशी किसी और के पाप की सजा क्यों बने? बोलो, बोलो कि डर मरे। तालियों की गूंज मंदिर की घंटियों से भी ऊंची थी। मोर्चा बनता है, अब सरोज अकेली नहीं थी। उनका साथ देने के लिए 25 महिलाओं का एक समूह बन चुका था। नाम रखा गया, खामोशी के खिलाफ आवाज। हर महिला ने अपनी एक कहानी साझा की। किसी को पति ने मारा, किसी को पिता ने बेचा, किसी को भाई ने जायदाद से बाहर किया। अब वे सब कह रही थीं, बस बहुत हुआ। पंचायत की बौखलाहट, पटेल, सरपंच और बाकी पुरुष नेतृत्व अब बेचैन हो गया था। औरतें सभा करने लगी। पटेल गरज पड़ा, अब तो गांव हाथ से निकल रहा है। एक गोपनीय बैठक में यह तय हुआ कि सरोज और सीमा को गांव की शांति भंग करने के आरोप में निष्कासित किया जाए। निष्कासन की धमकी अगले दिन सरोज को एक कागज थमाया गया। अगर आपने अगली बैठक की तो आपको गांव से निकाला जाएगा। पंचायत की यह अंतिम चेतावनी है। सीमा ने वो पर्चा फाड़ दिया और बोली, ये पंचायत है या दरबार जहां सच बोलने पर मौत की सजा दी जाती है? जवाब में आग नहीं, दीप। उसी रात गांव की 50 से ज्यादा महिलाएं सरोज के घर आईं, हाथ में दीप लिए। एक एक करके उन्होंने दीप जलाए और कहा, हम सब मिलकर बोलेंगे, अब सरोज अकेली नहीं है। गांव की गलियों में अब खामोशी नहीं, एक नई आवाज गूंज रही थी, न डर की, न शर्म की, बल्कि सच्चाई की। मीडिया की रुचि राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर रिपोर्ट आई। छोटे गांव से उठी बड़ी आवाज, मां की खामोशी बन गई आंदोलन। पत्रकारों ने सरोज को ग्रास रूट चेंज मेकर कह दिया। सरोज मुस्कुराई। उन्होंने कैमरे की ओर देखकर कहा, मैं बदलाव नहीं, बस एक सवाल हूं कि जब औरत टूटती है तो समाज को सिर्फ खामोशी क्यों दिखती है?
अंत का संकेत। अब अदालत का फैसला नजदीक था। जज ने कहा, अंतिम सुनवाई 3 दिन में होगी। गांव के लोग 2 हिस्सों में बट गए थे। एक वो जो अभी भी डर से चुप थे और दूसरे वो जो अब सच्चाई के साथ खड़े थे। सीमा ने मां से पूछा, आपको डर तो नहीं? सरोज बोली, डर अब भी है, लेकिन अब मैं उसके पीछे नहीं, वो मेरे पीछे भाग रहा है। अदालत की आखिरी सुनवाई की तारीख आ गई थी। सरोज और सीमा सुबह 4 बजे उठ चुकी थीं। चाय की भाप से भरी रसोई में सरोज चुपचाप बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब ठहराव था। सीमा ने देखा, यह खामोशी डर की नहीं थी, संयम की थी। अदालत की सुबह कोर्ट परिसर भीड़ से भरा था। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ अधिकारी और दर्जनों गांव की महिलाएं जो अब सरोज के साथ खड़ी थीं। बहुत से चेहरों पर उम्मीद थी तो कई चेहरों पर कड़वाहट और खींच। जज ने गवाही का अंतिम मौका सरोज को दिया। कोर्ट हॉल में सन्नाटा था। सरोज का अंतिम बयान। सरोज खड़ी हुई, सीधे, बिना कांपे। उन्होंने किसी वकील को नहीं देखा, न ही आरोपी की कुर्सी की ओर नजर डाली। उन्होंने सीधे जज को देखा और कहा, मेरे पति ने मुझे कभी पत्नी की तरह नहीं देखा। वो मुझे एक शरीर समझते थे, एक ऐसी औरत जो बोलती नहीं, सवाल नहीं करती। मेरी चुप्पी उनका हथियार बन गई और मेरी बेटी का बचाव मेरे अपराध जैसा लगा मुझे। जब मैंने देखा कि वो क्या कर रहे थे, उन लड़कियों के साथ, उन औरतों के साथ, तब मैं डर गई। मुझे लगा अगर मैं बोलूंगी तो सब बिखर जाएगा। पर सच ये है, कुछ टूटे बिना कुछ नया बनता ही नहीं। मैं आज इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अब मेरी चुप्पी से किसी और की जिंदगी न छिन जाए। ये केस मेरे पति का नहीं, उस सोच का है जो औरत की चुप्पी को उसकी सहमति मानती है। पूरा हॉल जैसे सांसें रोककर सुन रहा था। न्यायाधीश का क्षण। जज ने कुछ क्षण आंखें मूंदी रखीं, फिर बोले, यह अदालत जानती है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन इस अदालत का यह भी कर्तव्य है कि वह उन आवाजों को स्थान दे जो वर्षों तक दबाई गईं। इसलिए इस फैसले का कानूनी पहलू सीमित हो सकता है, पर सामाजिक संदेश व्यापक होगा। अदालत का फैसला सुनाया गया। सरोज और रुक्मणी की गवाही को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। गांव की पंचायत को यह आदेश दिया गया कि वो औरतों की सभा और स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डाल सकती। सरोज को मानवाधिकार संगठन की ओर से वीर नारी सम्मान की घोषणा की गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गांव लौटते समय सीमा और सरोज जीप में लौट रही थीं। सीमा बोली, मां, आपने अपने पति को कभी माफ किया? सरोज ने कुछ देर खिड़की से बाहर देखा। खेत, पीपल का पेड़ और वो रास्ता जो कभी साइकिल से तय किया करती थी। नहीं बेटी, माफ करना तब होता है जब कोई पश्चाताप करे। मैंने सिर्फ अपने आप को आजाद किया है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। मोर्चा और मजबूत अब खामोशी के खिलाफ आवाज नाम का समूह गांव के अलावा दूसरे गांवों में भी जाने लगा। औरतें अपनी कहानियां लेकर सरोज के पास आने लगीं। सरोज अब सिर्फ एक गवाह नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी। पंचायत की ओर से निमंत्रण। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत की तरफ से एक पत्र आया। पंचायत चाहती है कि आप गांव की महिला समिति का नेतृत्व करें। सीमा चौंक गई। सरोज ने पत्र पढ़ा और कहा, बदलाव धीरे आता है, पर जब आता है तो साथ लाता है। माँ बेटी की शाम। उस शाम सरोज और सीमा आंगन में बैठी थीं। सरोज ने सीमा से कहा, तूने मुझ में जो देखा वही मैं बन पाई, और मैं चाहती हूं जब तू माँ बने तो तेरे बच्चे तुझसे डरे नहीं, तुझसे सीखें। सीमा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो कमजोरी के नहीं, गौरव के थे। गांव की मिट्टी अब सिर्फ धूल नहीं उड़ाती थी, वह आवाजें भी उगाने लगी थी। सरोज के आंदोलन ने गांव की औरतों में एक चुपचाप क्रांति पैदा कर दी थी, जो अब धीरे धीरे खुलकर बोलने लगी थी। महिला सम्मेलन की तैयारी। गांव के स्कूल मैदान में पहली बार महिला अधिकार सम्मेलन रखा गया।
दफ्तारें बांधी गईं, छायाएं डाली गईं और लाउडस्पीकर लगाए गए, जिनमें अब सिर्फ भजन या पंचायत घोषणाएं नहीं बल्कि औरतों की जिंदगियों की सच्चाई गूंजने वाली थी। मुख्य अतिथि थीं सरोज देवी। सीमा मंच का संयोजन देख रही थी और हर औरत जो उसके पास आई वो एक ही बात कहती, हम तुम्हारी मां से मिलने आए हैं। सरोज का भाषण सरोज मंच पर पहुंची। हजारों आंखें उनकी ओर टिकी थीं। उन्होंने न कोई लिखा भाषण पढ़ा, न कोई बड़ा वाक्य बोला, बस अपनी कहानी सुनाई और फिर कहा, हम औरतों ने सदियों तक सिर्फ सुना है, अब वक्त है कि हमारी भी कोई सुने। ये आंदोलन मर्दों के खिलाफ नहीं है, चुप्पियों के खिलाफ है। अगर आज हम सच कहेंगे तो कल हमारी बेटियां सिर्फ डर नहीं, सपने लेकर पैदा होंगी। तालियों की गूंज सिर्फ सम्मान नहीं थी, वो एक सौगंध जैसी लग रही थी। सीमा का प्रस्ताव सम्मेलन खत्म होते ही एक अनजान नौजवान निशांत सीमा के पास आया। उसने सर झुकाया और कहा, आपकी मां को सुनकर मेरी मां रो पड़ी। मैं आपसे मिलना चाहता था, एक सवाल के साथ, एक प्रस्ताव के साथ। सीमा चौंकी। कैसा प्रस्ताव? निशांत ने कहा, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ तब जब आप ये माने कि आपकी जिंदगी मेरी वजह से नहीं बदलेगी बल्कि मेरी वजह से और आजाद होगी। सीमा पहली बार मुस्कुराई। उसके भीतर एक नई सोच की शुरुआत हुई थी। सरोज की प्रतिक्रिया सीमा ने मां से बताया, मां, किसी ने मुझे प्रस्ताव दिया है और इज्जत से। सरोज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर वो तेरे सपनों के खिलाफ नहीं तो वो तेरे साथ जरूर हो सकता है। बेटियां अब खुद तय करेंगी कि उन्हें किसके साथ चलना है। ये सबसे बड़ी जीत है। गांव की बदली हुई हवा अब गांव में। लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लेना शुरू कर दिया। मंदिर में औरतों को आरती करने की अनुमति मिली। पंचायत के साथ एक महिला सह समिति बनाई गई। सरोज उसकी अध्यक्ष बनी। पुराने लोग कहते थे, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। सरोज कहती थी, ये सब बहुत देर से हो रहा है। निशांत और सीमा की पहली बातचीत एक पीपल के नीचे दोनों बैठे थे। निशांत ने पूछा, क्या आप अब भी डरती हैं? सीमा बोली, अब डर लगता है कि खामोश रह गई तो क्या खो दूंगी। पहले डर था कि बोलूंगी तो टूट जाऊंगी, अब डर है कि ना बोली तो बचूंगी ही नहीं। निशांत ने सिर झुकाया और बिना कोई जवाब दिए बस उसके हाथ को थाम लिया, न अधिकार से बल्कि सहमति से। सरोज की डायरी। उस रात सरोज ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही जो बरसों से बंद थी। अब पहली बार उसमें नया पन्ना जुड़ा। आज मेरी बेटी को एक ऐसा साथी मिला जो उसे तोड़ना नहीं, साथ देना चाहता है। मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन शायद इसीलिए ताकि मेरी अगली पीढ़ी चुप न रहे। मेरी खामोशी अब उसकी आवाज बन गई है और यही सबसे बड़ी जीत है। गांव के बदले माहौल में उम्मीदें तो थीं, लेकिन परिवर्तन की राह कभी सीधी नहीं होती। जब पुराना जाल थोड़ा ढीला पड़ता है तो वो और खतरनाक हो जाता है। घटना की सुबह एक सुबह गांव में हलचल फैल गई। चौकीदार के मुंह से पहली बार किसी ने ये शब्द सुने, स्कूल की अंजलि वो अब बोल नहीं रही है। लोगों ने देखा, 10वीं कक्षा की छात्रा चुप बैठी थी, कांप रही थी, आंखें सूनी। उसकी मां रोते रोते बार बार बस इतना कह रही थी, वो मास्टर जी जिन्होंने कहा था कि अंजलि में बहुत प्रतिभा है, उसी ने। वाक्य अधूरा रह गया। पंचायत की प्रतिक्रिया। पंचायत ने चुप्पी साध ली। एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, पहले भी बहुत नाम खराब हुआ गांव का, अब और न बढ़ाओ, बच्ची को बाहर पढ़ा दो, मामला शांत कर दो। पर अब गांव वैसा नहीं था। सरोज की चुप्पी फिर टूटी। जब सरोज को यह खबर मिली, उन्होंने सिर झुकाया, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से उधेड़ा गया हो। फिर उन्होंने कहा, अब अगर मैं चुप रही तो मेरी अब तक की सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। सीमा ने मां की आंखों में देखा। वो फिर एक बार लड़ने को तैयार थीं। विरोध मार्च। इस बार गांव की लड़कियों ने फैसला किया,
हम क्लास में नहीं जाएंगे जब तक आरोपी मास्टर जी को न हटाया जाए। हम थाने जाएंगे, बयान देंगे। और सबसे आगे कौन थी? अंजलि। उसने कहा, मैं अब बोलूंगी और सबके सामने बोलूंगी। सरोज ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तू जब बोलती है तो मेरी खामोशी मरती नहीं, वो पूरा इतिहास बनती है। थाने में अंजलि की गवाही। थाने के बाहर भीड़ थी। भीतर अंजलि ने कांपती आवाज में अपना बयान दिया। उसने कहा था कि टॉपर बनोगी तो शहर भेजूंगा। उसने कहा था कि मां की तरह मजबूर नहीं बनाना चाहता। और जब मां गांव गई तो उसने मुझे कमरे में बुलाया और मेरी चुप्पी को मजबूरी समझ लिया। पूरे गांव का सिर झुक गया, कुछ शर्म से, कुछ ग्लानि से। आरोपी की गिरफ्तारी सरोज और गांव की महिलाओं ने एफआईआर का पीछा नहीं छोड़ा। 3 दिन के भीतर मास्टर जी गिरफ्तार हुए। उनके घर पर ताला लगा और स्कूल में नया अध्यापक नियुक्त हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह गांव की चेतना की पुनर्जन्म थी। अंजलि की नई शुरुआत। सरोज ने अंजलि से पूछा, अब क्या करना चाहती हो? अंजलि बोली, मैं पढ़ना चाहती हूं, पर अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, मैं भी एक दिन टीचर बनूंगी ताकि कोई बच्ची फिर अपनी पढ़ाई से न डरे। सरोज मुस्कुराई, तू अब सिर्फ छात्रा नहीं, एक मिसाल है। सम्मेलन में अंजलि। कुछ हफ्तों बाद एक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में अंजलि को बुलाया गया। वो मंच पर खड़ी हुई और बोली, मेरे गांव में अब लड़कियां डरती नहीं, और अगर कोई डर भी जाए तो वहां सरोज अम्मा जैसी कोई होती है जो उनके साथ खड़ी होती है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां, आंसू और उम्मीदें। सरोज की रात। उस रात सरोज ने सीमा से कहा, जब मैंने पहली बार तेरे पापा के खिलाफ मुंह खोला था तब मुझे लगा था कि मेरी आवाज वहां ही खत्म हो जाएगी, पर आज ये आवाज अंजलि में, तुझ में और शायद सैकड़ों में गूंज रही है। सीमा ने मां के हाथ थाम लिए और कहा, अब कोई लड़की अकेली नहीं है मां। परिवर्तन की हर लहर के बाद एक शांत लहर आती है, पर वो शांति हमेशा सच्ची नहीं होती। कभी कभी वो तूफान से पहले की खामोशी होती है। शादी की तैयारी। सीमा और निशांत की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। 1 महीना बाद गांव में पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की अपने हक के साथ दुल्हन बनेगी। न दहेज, न झूठे रस्में, न चुपचाप सिर झुकाना। सरोज ने एक कोने में बैठकर अपनी मां की पुरानी चूड़ियां निकाली। तेरी दादी कभी खुद पहन नहीं पाई थी, तू पहनेगी पूरे अधिकार से। सीमा की आंखें भर आईं। अजनबी खत, शादी के कार्ड बंटने लगे थे जब सरोज को एक गुमनाम लिफाफा मिला। खत में सिर्फ 4 पंक्तियां थीं, तू कितनी भी बहादुर बन जा, तेरी बेटी भी तेरी तरह तो चुप ही रहेगी। आवाजों को मिटाने में वक्त नहीं लगता, खासकर जब वो औरतों की हों। नीचे कोई नाम नहीं था, बस एक पुराना निशान, एक सांप की आकृति। सरोज का अतीत। सीमा ने पूछा, मां ये क्या है? सरोज ने धीमे स्वर में कहा, ये वही है जो तेरे पापा के बाद मेरे सबसे बड़े डर की वजह था। उसका दोस्त बब्बन, जो पंचायत में दबदबा रखता था, वो मेरे खिलाफ हुआ करता था। जब मैंने पंचायत के सामने तेरे पापा की करतूतें गिनाई थीं, वही था जो बोला था, औरत की जबान लंबी हो तो उसे काट देना चाहिए। सीमा सिहर उठी। पुराने दुश्मन की वापसी। पता चला कि बब्बन हाल ही में जेल से छूटकर गांव के पास के कस्बे में वापस आया है। अब वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है और खासकर सरोज की आवाज को फिर से कुचलने की तैयारी में है। निशांत को जैसे यह पता चला, उसने तुरंत सरोज से कहा, आपकी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसकी लड़ाई वही लड़े जिन्होंने उसे बोलना सिखाया। गांव की बैठक। सरोज ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव की औरतों को, शिक्षकों को, युवाओं को। वहां सरोज ने वह खत पढ़ा और कहा, यह सिर्फ मेरी बेटी की शादी रोकने की कोशिश नहीं है, ये फिर से हमें डर में धकेलने की चाल है। जो आवाजें हमने उठाई उन्हें फिर से खामोश करने की साजिश है। लोगों ने पहली बार देखा,
सरोज अब सिर्फ एक मां नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। सुरक्षा और हिम्मत गांव के नौजवानों ने तय किया कि शादी खुले मैदान में होगी, सबके सामने। कोई भी डर न दिखाए, न मेहमान, न बारात, न दुल्हन। और सबसे आगे सीमा ने खुद घोषणा की, अगर कोई मुझे डराना चाहता है तो मैं अपनी शादी के दिन उसका नाम मंच से लूंगी। मैं बेटी हूं सरोज देवी की, डरना मेरी नस्ल में नहीं। सरोज की चुनौती सरोज ने गांव की पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, बब्बन अगर फिर से औरतों को डराना चाहता है तो उसे याद रखना चाहिए, अब हम खामोशी नहीं, कानून साथ लाएंगे और इस बार कोई माफी नहीं होगी। पंचायत की बहुत सी आंखें झुक गईं, क्योंकि अब सरोज अकेली नहीं थी। शादी का दिन सिर्फ रंग और संगीत का दिन नहीं था। इस दिन पर भरोसे की परीक्षा थी और खामोशियों को हमेशा के लिए तोड़ देने की कसम। शादी का दिन गांव के मैदान में रंगीन पताकाएं लहरा रही थीं। सीमा पीली साड़ी में, माथे पर हल्दी का टीका, एक आत्मविश्वास की मूर्ति बन चुकी थी। निशांत की बारात आ रही थी, ढोल, ताशा, गीत। लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हर कोई जानता था डर अब भी हवा में तैर रहा है। अचानक हमला ठीक वरमाला के वक्त, जब दोनों मंडप के पास खड़े थे, एक बाइक सवार ने भीड़ को चीरते हुए स्टेज के पास एक पटाखे जैसी चीज फेंकी। धुआं फैला, भागदड़ मची। किसी ने चिल्लाया, बम, हटो। सरोज ने तुरंत सीमा को ढक लिया, भीड़ से दूर खींचती हुई। लेकिन उसके बाद जो देखा गया, बब्बन खुद मंडप के पीछे खड़ा था, नकाब हटाए बिना, आंखों में झल। सरोज का सामना, सरोज अकेले उसकी ओर बढ़ी। पास खड़ी सीमा चिल्लाई, मां मत जाओ। बब्बन ने कहा, बहुत बन गई नेता, अब देख शादी के मंडप में ही मातम बनवा दूंगा। एक बार तुझे मिटा दूं, फिर तेरी बेटी भी चुप हो जाएगी। सरोज की आवाज आई, साफ, सधी हुई, लेकिन आग सी जलती हुई। तू मुझे मार सकता है, पर मेरी आवाज अब इतनी छोटी नहीं रही जो तेरे जैसे डरपोक आदमी से दब जाए। गांव की औरतों का उतरना। बब्बन ने जैसे ही सरोज की ओर कदम बढ़ाया, भीड़ से 10 औरतें निकलीं। कुछ ने लाठियां उठाई थीं, कुछ के हाथों में तेल और मिर्च की बोतलें थीं। अब हमारी बेटियों की चुप्पी की कीमत हम अपने हाथ से वसूलेंगे। बब्बन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब भीड़ उसके चारों ओर थी। बब्बन की गिरफ्तारी कुछ युवकों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। सरोज ने खुद उसके हाथ बांधे और कहा, तेरे जैसे हर आदमी के लिए ये एक संदेश है, औरतें अब डरने नहीं वाली। हम अब खुद अपनी रक्षा भी करेंगी और इंसाफ भी लाकर रहेंगी। पुलिस आई और बब्बन को ले गई। मंडप दोबारा सजा, धुआं हटा, लेकिन डर नहीं। फिर भी सरोज ने कहा, आज ये शादी होगी, डर के साथ नहीं, साहस के साथ। सीमा और निशांत दोबारा मंडप में आए। अब ये शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, ये नई पीढ़ी और नई परंपरा की शपथ थी। वरमाला सीमा ने वरमाला पहनाते वक्त कहा, मैं अब सिर्फ बेटी नहीं, पत्नी नहीं, मैं अब वो बन चुकी हूं जो मां की खामोशी को आवाज देती है। और मैं वादा करती हूं, ये आवाज कभी फिर से चुप नहीं होगी। सरोज की आंखें, जब सब थक कर बैठे, सरोज अकेली अपने आंगन में बैठी थीं। आसमान में तारें थीं, पर उनकी आंखों में सुकून। सीमा पास आई और मां का हाथ थामा। सरोज बोली, आज पहली बार मुझे लग रहा है मेरी खामोशी ने कुछ कहा था और दुनिया ने सुना। हर औरत की जिंदगी में एक आखिरी चुप्पी होती है, जो इतनी गहरी होती है कि वह आवाज बनकर बाहर नहीं आती, बल्कि किसी और की जबान से जन्म लेती है। एक सम्मान शादी के 1 महीने बाद दिल्ली से एक एनजीओ का निमंत्रण आया। पत्र में लिखा था, सरोज देवी, आपने ग्रामीण भारत की स्त्रियों को आवाज दी है। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमारे मंच से बोलें। पूरा गांव खुश था, सीमा सबसे ज्यादा। मां, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर सरोज ने सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं?
सीमा को समझ नहीं आया। मां, आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, अब क्यों नहीं बोलना चाहती? सरोज कुछ पल चुप रही, फिर कहा, क्योंकि अभी एक आवाज बाकी है जो मैंने सालों पहले दबा दी थी। अगर मैं अब बोलूं तो मुझे पहले उसे सुनना होगा। एक पुराना बक्सा। रात को सरोज ने पुराने ताखे से लकड़ी का एक बक्सा निकाला, सीमा के सामने उसे खोला। भीतर एक पुरानी डायरी, एक माथे का टीका और एक खत था। ये मेरी मां का सामान है, सरोज बोली। तेरी नानी, जिसकी मैंने कभी बात नहीं की। नानी की खामोशी सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी मां को मैं माई कहती थी। वो हर दिन खेतों में काम करती और हर रात चुपचाप पिटती। उसने कभी कुछ नहीं कहा, और जब मैं छोटी थी मैंने भी कभी नहीं पूछा। सीमा ने मां का हाथ थाम लिया। गर्भ की खबर अगली सुबह सीमा ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मां, मैं मां बनने वाली हूं। सरोज पहले तो चुप रही, फिर उसकी आंखें गीली हो गईं। अब मैं समझ गई हूं मां की चुप्पी क्या होती है और बेटी की आवाज क्या कर सकती है। अब मुझे दिल्ली नहीं जाना, मुझे तेरे साथ रहना है और उस बच्चे को वह सब सिखाना है जो मुझे कभी नहीं सिखाया गया। गांव की पाठशाला। सरोज ने गांव में एक नई पाठशाला शुरू की, जहां लड़कियां पढ़ने आती, औरतें बोलना सीखती और बूढ़ी महिलाएं अपनी कहानियां सुनाती। उस पाठशाला का नाम रखा गया मां की आवाज। दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, जिसने चुप रहकर सहा उसका हक है अब बोलने का। दिल्ली का जवाब एनजीओ से दोबारा पत्र आया, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकती तो हम गांव आएंगे और आपकी पाठशाला में बैठकर सीखेंगे कैसे खामोशियां तोड़ी जाती हैं। सरोज मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान जैसे किसी अधूरे जीवन की पूर्ण विराम थी। सीमा की गोद भराई। 3 महीने बाद सीमा की गोद भराई हुई। गांव की औरतों ने गीत गाए, रंग उड़ाया। सीमा ने एक क्षण मां के कान में कहा, मैं बेटी चाहती हूं। सरोज की आंखें छलक आईं, और मैं चाहती हूं कि वो तेरे जैसी हो। आखिरी चुप्पी रात को सरोज ने अपनी मां की डायरी उठाई, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। हर शब्द में एक दर्द, एक छाया, एक अपूर्ण आवाज। उस रात सरोज ने पहली बार अपनी मां से बात की, उसकी कब्र के सामने बैठकर। माई, मैंने बहुत देर कर दी तुझसे बात करने में, पर आज तेरी पोती के आने की खबर लेकर आई हूं और वादा करती हूं अब न तू खामोश रहेगी, न मैं, न मेरी बेटी। कुछ कहानियां शब्दों में नहीं उतरती, वो गुनगुनाई जाती हैं। मां की गोद में, बेटी की सांसों में और एक नवजात की मुस्कान में। प्रसव की रात बिजली चली गई थी। गांव में सिर्फ दियों की रोशनी थी और सरोज के घर में एक औरत की कराह और एक मां की प्रार्थना। सीमा लेटी थी, पसीने में भीगी, दर्द में डूबी। निशांत उसका हाथ थामे बैठा था और सरोज उसकी आंखों में देखती जा रही थी। सांस मत रोक बेटी, सरोज बोली। तेरी आवाज अब एक जिंदगी बनकर जन्म लेने वाली है। जन्म एक चीख, फिर एक रोना, नाजुक, पहली सांसों से भरा। बेटी हुई। गांव की औरतों ने बधाई हो की आवाज में शंख की तरह उत्सव भर दिया। सरोज ने कांपते हाथों से नवजात को गोद में उठाया। उसका चेहरा देख जैसे समय ठहर गया। लुलाबाई, मां की लोरी। सरोज ने बच्ची को सीने से लगाया और आंखें बंद कर एक बहुत पुरानी धुन गुनगुनाई, जो उसने बचपन में अपनी मां से सुनी थी, लेकिन कभी दोहराई नहीं थी। नींदिया रानी आई रे, चुपके से झूला झुलाई रे। तेरी आंखों में सपना बो दूं, तुझ में अपनी मां को खो दूं। सीमा ने लेटे लेटे सुना। वो पहली बार था जब सरोज सच में गा रही थी। नामकरण 3 दिन बाद गांव इकट्ठा हुआ। नाम की चर्चा शुरू हुई। कोई बोला राधिका, दूसरा बोला कविता, लेकिन सरोज बोली इसका नाम होगा आवाज, क्योंकि ये वो है जो कभी चुप नहीं होगी। लोग हंसे, कुछ चौंके, लेकिन फिर तालियां बजीं। बच्ची का नाम रख दिया गया, आवाज सरोज।
दिल्ली की आखिरी चिट्ठी एनजीओ से फिर पत्र आया, लेकिन इस बार उन्होंने गांव नहीं बुलाया, बल्कि लिखा, हमने आपकी कहानी को स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया है। आपकी आवाज अब हर बेटी तक पहुंचेगी और हर मां को उसकी खामोशी से बाहर निकालेगी। सरोज ने चिट्ठी पढ़ी और उसे उस डायरी में रख दिया जो उसकी मां की थी। नई सुबह सरोज अब हर सुबह आवाज को झूले में झुलाती थी। सीमा बगल में बैठी किताब पढ़ती और निशांत चाय बनाकर लाता। एक सादा सुंदर जीवन, लेकिन अब उसमें एक वचन पल रहा था, तेरी मां की खामोशी को मैंने आवाज दी और अब तू मेरी आवाज को आगे ले जाना। सालों बाद आवाज अब स्कूल में थी, तेज, समझदार और स्पष्ट बोलने वाली लड़की। जब किसी लड़के ने उसकी दोस्त को धक्का दिया, उसने बिना डरे स्कूल में शिकायत की। टीचर ने पूछा, तुम्हें बोलने की हिम्मत किसने दी? आवाज मुस्कुराई, मेरी नानी ने, जो कभी चुप रही लेकिन मुझे बोलना सिखा गई। मां की खामोशी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक ध्वनि बन चुकी थी, हर उस गूंगी पीड़ा की जो अब चुप रहने को पाप मानती है। हमारी दूसरी कहानी है पिता का कमरा। रेल की खिड़की से बाहर झांकते हुए आदित्य की आंखें गांव के उस स्टेशन को ढूंढ रही थीं, जिसे उसने लगभग 1 दशक पहले पीछे छोड़ दिया था। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही थी और दिल की धड़कनें तेज। 10 साल पहले जब वह गांव से निकला था तो पिता की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सख्त हिदायत थी, कभी लौट कर मत आना अगर हार माननी है तो। लेकिन आज वह हार कर नहीं लौट रहा था, आज वह लौट रहा था क्योंकि पिता अब नहीं थे। स्टेशन पर उतरते ही आदित्य को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। वो चाय की दुकानें, वो पहचानी हुई आवाजें, सब जैसे धुंध बनकर आंखों के आगे तैर रही थीं। चप्पल की रगड़, बूढ़े चौकीदार की खांसी और बैलगाड़ी की चरमराहट, सब कुछ वैसा ही था, फिर भी अलग। गांव तक का रास्ता उसे अब भी याद था, मिट्टी की वही खुशबू, खेतों से आती पकी फसल की गंध और दूर मंदिर से आती आरती की ध्वनि। गांव के किनारे खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे पिता घंटों बैठा करते थे, अब और भी सूना लग रहा था। जब आदित्य अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सब कुछ जैसे थम गया। लकड़ी का भारी दरवाजा, जिसके किवाड़ अब भी उसी तरह चरमराते थे। दरवाजा खोलने पर धूल की एक परत उसके चेहरे पर उड़ गई, लेकिन उससे ज्यादा भारी वो सन्नाटा था जो पूरे घर में पसरा हुआ था। घर की चीजें जस की तस थीं, जैसे कोई कहीं गया हो और बस अभी लौटने वाला हो। मां की सिलाई मशीन, रसोई के पुराने बर्तन और दीवार पर टंगी पिता की तस्वीर, सादा, सीधी, बिना किसी मुस्कान के। फिर वह उस कमरे की ओर बढ़ा जिससे उसने बचने की बहुत कोशिश की थी। पिता का कमरा। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने धीरे से कुंडी खोली, दरवाजा चरमराकर खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में अंधेरा था, पर जैसे हर वस्तु उसकी ओर देख रही हो। एक लकड़ी की चौकी पर बिछा पुराना गद्दा, बगल में रखी हुई लकड़ी की मेज और उस मेज पर एक साफ सुथरी डायरी। सामने की दीवार पर टंगी घड़ी जो पिता के जाने के बाद थम चुकी थी। सुइयां उसी समय पर रुकी थीं जिस वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली। आदित्य धीरे धीरे कमरे में चला गया। हर चीज को छूने से पहले उसने थोड़ी देर तक देखा, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेदने से पहले कोई सोचता है। मेज पर रखी डायरी उसकी ओर बुला रही थी। उसने धीरे से उसे खोला। 24 मार्च 2015। आदित्य को समझ नहीं पा रहा हूं, क्या वह मुझसे डरता है या नफरत करता है, या मैं ही कुछ ज्यादा कर गया हूं। आदित्य की आंखें नम हो गईं। ये तो वो दिन था जब वह घर छोड़कर शहर चला गया था। उसे लगा था कि पिता उसे रोकेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सख्त नजर डाली थी और वापस कमरे में चले गए थे। लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये उसने कभी नहीं जाना। डायरी के पन्ने पलटते गए और साथ ही बीते साल भी। हर एक पन्ना जैसे पिता की चुप्पी की एक परत खोल रहा था।
कुछ पन्ने ऐसे थे जहां उन्होंने खुद को कठोर कहा था, कुछ में उन्होंने अपनी असफलताओं को लिखा था, और कुछ तो सिर्फ बेटे के लिए एक चुपचाप इंतजार थे। आज आदित्य का जन्मदिन है। मैंने मेज पर उसकी पसंद की किताब रख दी है। शायद वो लौट आए, शायद देख ले। कमरे में गूंजती खामोशी के बीच आदित्य ने धीरे से वह डायरी बंद की। कमरे की दीवारें अब सिर्फ लकड़ी और मिट्टी की नहीं लग रही थीं, बल्कि यादों से बनी एक किताब जैसी थी, जिसमें हर ईंट एक अधूरे संवाद की तरह थी। उसने खुद से एक वादा किया, अब वह भागेगा नहीं। पिता का कमरा अब सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व बन चुका था। उसे यह कहानी पूरी करनी थी। आदित्य को रात नींद नहीं आई। कमरे की छत से टपकती पुरानी यादें, दीवारों की दरारों में छिपी बातें और खिड़की से झांकता अतीत, सब जैसे उसे सोने नहीं दे रहे थे। बचपन में वह इस कमरे के पास से गुजरते समय हमेशा जल्दी कदम बढ़ा देता था। पिता का कमरा उसके लिए डर का प्रतीक था, अनकही बातों और अधूरी नाराजगियों का गढ़। लेकिन आज पहली बार वह इस कमरे में लेटा था, उसी चौकी पर जहां कभी पिता रात भर किताबें पढ़ा करते थे। रात के किसी पहर, जब बाहर सिर्फ झींगुरों की आवाज थी, एक धीमी खांसी सुनाई दी। आदित्य चौंका, लेकिन कमरे में वह अकेला था। शायद यह भ्रम था, या शायद उस कमरे की दीवारों में अब भी पिता की उपस्थिति गूंजती थी। सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं। आदित्य उठा और कमरे की सफाई में लग गया। हर वस्तु को उसने ध्यान से देखा, जैसे हर चीज में कोई संकेत छिपा हो। एक पुराना संदूक कमरे के कोने में रखा था। लकड़ी जर्जर थी, लेकिन ताले पर अब भी पिता का नाम खुदा हुआ था, श्री गोविंद दत्त। आदित्य ने चाबी ढूंढी। मेज की दराज में डायरी के नीचे एक पुरानी चाबी पड़ी थी। उसने ताले में चाबी डाली। हल्की सी खटाखट के साथ ताला खुल गया। संदूक के अंदर नीटली तह किए हुए कपड़े थे, साफ लेकिन पुरानी खुशबू से भरे हुए। नीचे एक कपड़े की थैली मिली, जिसमें कुछ कागज और एक जोड़ी चश्मा रखा था, और फिर एक पुरानी फोटो। उसमें एक जवान गोविंद दत्त थे, मुस्कुराते हुए। बगल में एक महिला, जिसकी आंखों में बहुत स्नेह था। आदित्य ने गौर से देखा, ये तो मां थी, लेकिन ये तस्वीर तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मां की आंखों में वह रोशनी, वह प्यार, जो शायद उसने कभी अपने बचपन में भी महसूस नहीं किया। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमारी पहली दीपावली साथ 1929। उसके गले में एक गांठ सी बन गई। मां का निधन तब हो गया था जब वह सिर्फ 9 साल का था। पिता ने कभी उनके बारे में ज्यादा नहीं बताया। उसने वो सारे कागज उठाए और मेज पर रख दिए। अधिकतर सरकारी दस्तावेज थे, लेकिन एक चिट्ठी ऐसी थी जिसे देखकर उसका दिल धड़क उठा। प्रिय गोविंद, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। ये मां की लिखी चिट्ठी थी। वह कांपते हाथों से पढ़ने लगा। चिट्ठी में मां ने बेटे के लिए प्यार, पति के लिए चिंता और अपने जीवन की आखिरी इच्छाएं लिखी थीं। आदित्य को डांटना नहीं गोविंद, वह तुम्हारे जैसे ही जिद्दी है, लेकिन दिल बहुत कोमल है। उसके साथ सख्ती नहीं, प्यार से बात करना। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह चिट्ठी जो पिता ने कभी उसे नहीं दिखाई, शायद इसलिए कि वह खुद भी उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। उसी क्षण दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह बाहर आया। बाहर गांव का बूढ़ा हरिश्चंद्र खड़ा था। आ गया तू? उसकी आंखों में पहचान थी। बड़ा हो गया है। गोविंद की आंखें थी तेरे में। आदित्य हल्के से मुस्कुराया। आ जाइए ना अंदर। हरिश्चंद्र ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं बस एक बात कहने आया हूं। तेरे बापू, वो तुझसे बहुत प्यार करते थे, बस कभी कह नहीं पाए। उनके जाने के बाद उन्होंने पंचायत को एक चिट्ठी सौंपी थी तेरे नाम। कह गए थे कि जब तू लौटे तब देना। आदित्य चौंका। मेरे नाम? हरिश्चंद्र ने जेब से एक पीला लिफाफा निकाला और आदित्य के हाथ में रख दिया।
ये रहा, संभाल के पढ़ना। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। हरिश्चंद्र चले गए। वह भीतर आया, कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और लिफाफा खोला। प्रिय बेटे आदित्य, मुझे नहीं पता तू मुझसे कितना नाराज है या मैं तुझसे, पर एक बात जान ले, तेरे जाने के बाद हर रात मैंने दरवाजे की ओर देखा है। चिट्ठी लंबी थी, एक पिता की आत्मस्वीकृति, उनकी मजबूरियां, उनके डर, उनका प्यार, सब कुछ शब्दों में उतर आया था और अंत में लिखा था, अगर तू यह पढ़ रहा है तो मैं शायद जा चुका हूं, मुझे माफ कर दे बेटा। और अगर तुझे लगे कि मेरा कमरा अब भी किसी काम का है तो उसमें खुद को ढूंढ ले, शायद वहां तुझे तेरा बचपन भी मिल जाए। आदित्य ने वह चिट्ठी कई बार पढ़ी। हर बार एक नई पंक्ति जैसे सीधे उसके दिल को छूती। वह शब्द नहीं थे, एक पिता की अधूरी कोशिशें थीं जो शायद उम्र भर प्यार दिखा नहीं सका, लेकिन हर पन्ने में उसे उकेरता रहा। उस दिन पहली बार उसने उस कमरे को सिर्फ पिता का कमरा नहीं बल्कि हमारा कमरा समझा। धीरे धीरे उसने घर को ठीक करना शुरू किया, दीवारों से जमी धूल हटाई, खिड़कियों के पर्दे बदले और उस चौकी पर एक नई चादर बिछाई। हर दिन वह कमरे में कुछ नया खोजता, कभी एक पुरानी किताब जिसमें पिता ने पेंसिल से हाशिए पर कुछ लिखा था, सच वही है जो मन के खिलाफ जाए। कभी एक लकड़ी की अलमारी से मां की साड़ी का टुकड़ा निकल आता, अब भी हल्के से इत्र की खुशबू लिए। एक शाम आदित्य छत पर बैठा था जब गांव का एक लड़का, शायद 12-13 साल का, घर के बाहर आया। भैया, आप ही गोविंद अंकल के बेटे हो? उसने पूछा। हाँ, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। मुझे पढ़ने में मदद करोगे क्या? अंकल कभी कभी हमें पढ़ाते थे, लेकिन अब कोई नहीं पढ़ाता। आदित्य का दिल एक बार फिर भीग गया। पिता के बारे में जो छवि उसने हमेशा अपने मन में रखी थी, कठोर, अनुशासक, चुप, अब हर रोज बदल रही थी। तुम कल से शाम को आ जाया करो, आदित्य ने कहा। अगले दिन वह लड़का फिर आया और उसके बाद उसके साथ 2 और बच्चे, फिर 5, फिर 8। कुछ ही हफ्तों में आदित्य ने पिता के कमरे को एक छोटा सा पुस्तकालय बना दिया। वही मेज, वही कुर्सी, लेकिन अब वह बच्चों की हंसी और सवालों से भर गया था। उसने गांव के पुराने स्कूल से संपर्क किया, वहां की टूटी खिड़कियों को ठीक कराया और पिता की किताबें वहां दान कर दी। कमरे में रखी डायरी की एक पंक्ति उसके भीतर गूंज रही थी, अगर मैं न रहूं तो मेरा कमरा किसी और की राह बन जाए। एक दिन सफाई करते वक्त आदित्य को मेज के पीछे एक लकड़ी का फलक मिला, जैसे दीवार में छिपा हुआ हिस्सा हो। उसे खींचते ही पीछे एक पतली सी दराज निकली। दराज में एक छोटी सी लाल मखमली डिबिया थी। डिबिया में रखी थी एक अंगूठी, सोने की, साधारण डिजाइन, लेकिन अंदर खुदा था S2G, सदा साथ। S। आदित्य सोच में पड़ गया। मां का नाम तो अंजना था। तभी उसे याद आया, गांव की पुरानी नौकरानी अम्मा अक्सर किसी सरोज का जिक्र करती थी। क्या ये उससे जुड़ा कोई राज्य था, पिता का कोई अतीत जो उन्होंने कभी साझा नहीं किया? उसी रात वह अम्मा से मिलने गया। अम्मा अब बहुत बूढ़ी थीं, लेकिन आंखें अब भी तेज थीं। अम्मा, आदित्य ने पूछा, सरोज कौन थी? अम्मा की आंखें कुछ पल को चुप रहीं, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। तेरे पिता की पहली मंगेतर, शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की अचानक गांव छोड़ गई। कोई नहीं जानता क्यों, बस तेरे बापू चुप हो गए। उसके बाद सालों बाद उन्होंने अंजना बहू से शादी की, लेकिन वो अंगूठी वो अब तक संभाल कर रखी होगी उन्होंने। आदित्य ने चुपचाप सिर हिलाया। तेरे बापू अंदर से बहुत भावुक थे बेटा, बस दुनिया के सामने कभी कुछ नहीं दिखाते थे। उस रात आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि वह पिता को नहीं बल्कि उनकी परछाइयों को जान रहा था। जैसे कमरे के हर कोने में एक कहानी थी, किसी अधूरे रिश्ते की, किसी टूटे सपने की, किसी अनकहे पछतावे की। अब वह लौट कर नहीं जा रहा था, अब वह यहीं रह रहा था, उन कहानियों को पूरा करने के लिए
गांव में अब आदित्य की पहचान बदल रही थी। लोग उसे गोविंद दत्त का बेटा कहने के बजाय मास्टर साहब कहने लगे थे। पिता का कमरा अब बच्चों की कहानियों, किताबों और आदित्य की मुस्कान से भरने लगा था। लेकिन आदित्य के भीतर अभी भी कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था, जैसे पिता के जीवन का कोई और पहलू जो अब भी छुपा रह गया हो। एक दिन जब वह कमरे में बैठे बच्चों को कहानी सुना रहा था, एक लड़की ने पूछा, भैया, क्या आपके पापा बहुत गुस्से वाले थे? आदित्य चुप हो गया। एक पल को कमरे की रोशनी कम लगने लगी। नहीं, उसने धीमे से कहा, वो गुस्सा नहीं करते थे, बस कम बोलते थे। उस रात वह अकेला बैठा डायरी के पन्ने पलट रहा था। हर पृष्ठ एक और दिन, एक और भावना को खोलता गया। आज आदित्य ने मुझसे आंखें नहीं मिलाई। क्या मैं उसके लिए एक डर बन गया हूं? मैंने उससे शाबाश कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उसकी मां होती तो शायद सिखा पाती मुझे कैसे प्यार जताया जाता है। उसने डायरी बंद कर दी। अब वे शब्द बोझ नहीं लगते थे, वे क्षमा जैसे लगते थे। अगली सुबह गांव की एक बुजुर्ग महिला शांता काकी आदित्य के पास आई। उनके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। बेटा, ये तेरे पिताजी हर साल पंचायत के कामों का हिसाब रखते थे। इसमें बड़े ईमानदार थे, कभी कभी रात भर बैठकर जोड़ घटाव करते थे। आदित्य ने रजिस्टर खोला। हर पन्ना पिता की साफ लिखावट से भरा था। आय व्यय, जरूरतमंदों की सूची, अनाज वितरण के हिसाब। उन पन्नों में कोई बड़ी कहानी नहीं थी, पर उनका जीवन बसा था। फिर आखिरी पन्ने पर एक नोट लिखा था, अगर मैं कभी न लौटूं तो मेरी जिम्मेदारी का भार कोई ऐसा उठाए जो समझे इस धरती को अपना घर, हो सके तो मेरा बेटा। आदित्य देर तक बैठा रहा। क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा सकता है? क्या अब वह उस पिता की जगह ले सकता है जिसे उसने कभी ठीक से समझा नहीं? वह शाम गांव के सबसे पुराने चौपाल में बिताई। वहां अब भी कुछ वृद्ध लोग बैठते थे, ताश खेलते हुए अपने दिनों की कहानियां कहते। जब आदित्य वहां पहुंचा, सभी चुप हो गए। मैं जानता हूं, मैंने बहुत समय बाहर बिताया है, उसने कहा, पर अब मैं लौट आया हूं पिता के कमरे से नहीं, उनकी सोच से जुड़कर। उस दिन पहली बार गांव ने उसे स्वीकार किया, नॉट सिर्फ बेटे के रूप में बल्कि उत्तराधिकारी के रूप में। कुछ हफ्ते बाद पंचायत चुनाव हुए। आदित्य ने नामांकन नहीं किया, पर गांव ने सामूहिक रूप से उसका नाम लिखा। वह जीता। अब वह अपने पिता की तरह ही जमीन पर बैठकर लोगों की बातें सुनता, कागज पर उनके दुख लिखता और हल ढूंढता। एक दिन उसी कुर्सी पर बैठते हुए जिसे कभी पिता ने वर्षों तक संभाला था, उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार उसमें लिखा, आज मैंने पिता के कमरे में खुद को पाया। अब गांव की सुबहें आदित्य की आवाज से जागती थीं, कभी स्कूल के बच्चों को पुकारते हुए, कभी खेत के रास्तों से गुजरते हुए, लोगों से हालचाल पूछते हुए। घर अब पहले जैसा सूना नहीं था। पिता का कमरा अब एक प्रतीक बन चुका था, एक स्मृति और एक पुनर्जन्म, दोनों। लेकिन जितना वह गांव से जुड़ता जा रहा था, उतना ही वह खुद से सवाल भी कर रहा था। क्या वह वही आदित्य है जो एक दशक पहले गुस्से और चोट के साथ यहां से गया था, या अब वह किसी और की कहानी का हिस्सा बन चुका है? एक दिन उसे गांव के मंदिर के पुजारी ने बुलवाया। पंडित जी कुछ खास देना चाहते हैं, संदेश आया। वह गया। मंदिर के पिछवाड़े एक पुरानी अलमारी से पुजारी ने एक पतली फाइल निकाली और उसे दी। ये तेरे पिताजी ने दी थी, पुजारी बोले। कहा था कि जब आदित्य लौटे और टिक जाए तब देना। फाइल में एक दस्तावेज था, जमीन का दान पत्र। पिता ने गांव के स्कूल के विस्तार के लिए अपनी जमीन का आधा हिस्सा दान कर दिया था, यह शर्त रखते हुए कि उसका उपयोग सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और विकास के लिए होगा, और साथ ही एक छोटा नोट। शब्दों से नहीं, कर्म से प्यार जताया जाता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुझसे अपने कर्म नहीं बांटे। शायद अब समय है
तू उन्हें आगे बढ़ाए। उस दिन आदित्य ने पिता की उस घड़ी को दोबारा चलाया जो उनकी मौत वाले दिन थम गई थी। घड़ी की सुइयां टिक टिक करने लगीं। वक्त फिर से चल पड़ा। एक शाम जब घर की सफाई करते हुए वह पुराने संदूक के नीचे झुककर कुछ ढूंढ रहा था, उसे एक और डिब्बा मिला, धातु का, जंग लगा हुआ। डिब्बा खोलते ही एक पुरानी ऑडियो टेप मिली। उसने गांव के स्कूल में रखे टेप रिकॉर्डर में उसे बजाया। आदित्य, जब ये आवाज तू सुनेगा शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तू जानता है मैं कहने में हमेशा कमजोर रहा, लेकिन मेरी आवाज में जो कांप है उसमें शायद तुझे मेरा प्यार सुनाई दे। मैंने बहुत कुछ खोया बेटा, माँ को, अपने सपनों को और तुझे, लेकिन अब तुझ में मैं खुद को देखता हूँ। मुझे माफ कर देना अगर मैं कभी तेरी नजरों में पिता नहीं बन सका, पर तू मेरी आंखों का गर्व है। तेरी माँ कहती थी हमारा बेटा हमारे जैसे नहीं, हमसे बेहतर होगा। अब लगता है वो सही थी। रिकॉर्डिंग के अंत में कुछ देर की खामोशी थी, फिर एक फुसफुसाहट भरी आवाज, अगर हो सके तो एक बार मेरे कमरे में बैठकर रो लेना और फिर हंस देना। मैं वहीं रहूंगा, दीवारों में, खिड़कियों के पार और तेरे अंदर। उस दिन आदित्य सच में रोया, पर वह रोना दुख का नहीं था, वह एक बोझ के उतरने जैसा था। पिता अब उसके लिए एक साया नहीं थे, वह उसकी जड़ें बन गए थे। पिता का कमरा अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, वह उसकी पहचान बन चुका था। गांव के स्कूल का नवनिर्मित पुस्तकालय अब तैयार हो चुका था। बच्चे दौड़कर आते, किताबें चुनते, एक दूसरे से कहानियां साझा करते। उस नए कमरे के कोने में आदित्य ने एक पुराना फ्रेम लगाया था, पिता की तस्वीर। उस तस्वीर के नीचे उसने लकड़ी पर खुदवाया था, कम बोलने वाले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। पिता का कमरा अब बच्चों की यादों में जिंदा था और गांव के हर घर में उनका नाम एक सम्मान की तरह गूंजता था। लेकिन एक चीज अब भी रह गई थी, कमरे की अलमारी। बड़ी भारी लकड़ी की वह अलमारी जिसे पिता ने कभी खुला नहीं छोड़ा था। उसमें पुराने कपड़े, कागजात और किताबें तो थे ही, पर कुछ ऐसा भी था जो आदित्य की आंख से छूटता जा रहा था। एक दिन बारिश की एक ठंडी दोपहर में बिजली चली गई। वो मोमबत्ती लेकर उसी अलमारी की सफाई में लग गया। अचानक अलमारी की पिछली दीवार में उसे एक असमान सी दरार दिखाई दी। उसे खुरचने पर लकड़ी की एक स्लैब ढीली हुई और पीछे से एक छिपा हुआ लिफाफा निकला। लिफाफे में सिर्फ एक पत्र था और एक फोटो। पत्र किसी महिला ने लिखा था, सरोज, गोविंद, मैंने तुम्हें बिना बताए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा तुम उस रास्ते पर नहीं चल पाओगे जो मैंने चुना। पर क्या पता था कि तुम मेरी चुप्पी को उम्र भर ढोते रहोगे। मैंने सुना कि तुमने शादी कर ली, बेटा भी हुआ। मैं दूर से तुम्हारे बेटे को स्कूल जाते देखती रही। गोविंद, वह बहुत प्यारा है। अगर कभी उसे यह पत्र मिले तो जान ले, उसके पिता सिर्फ एक अच्छे आदमी नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे प्रेमी भी थे, जिनका एक टुकड़ा हमेशा किसी के सीने में धड़कता रहा। फोटो में सरोज अकेली थी, एक पेड़ के नीचे बैठी, हाथ में किताब और चेहरा मुस्कुराता हुआ। पीछे धुंधला सा मंदिर का गुंबद दिखता था, गांव का ही। आदित्य देर तक वह फोटो और पत्र थामे रहा। उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने सरोज को कोई कसूरवार नहीं ठहराया, उसने पिता को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत महसूस नहीं की। बस उसने वह लिफाफा धीरे से उसी अलमारी में वापस रख दिया, उसी दरार के पीछे, और फिर स्लैब को वहीं फिक्स कर दिया। कुछ राज वैसे ही रहते हैं, चुप, अधूरे, लेकिन जिंदा। उस रात उसने पहली बार पिता की चौकी पर सोते हुए सपना देखा। सपने में वह छोटा बच्चा था और पिता मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब समझ सका तू मुझे, और आदित्य ने नींद में ही सिर हिलाया। गांव में सर्दियां आ चुकी थीं। सुबह की कोहरे में हर चीज जैसे धीमी हो जाती, धूप भी, आवाजें भी और सांसें भी।
पिता का कमरा अब खिड़की के बाहर से आती धूप की गर्माहट से भर जाता था। जहां कभी आदित्य ठिठक कर बाहर से गुजरता था, अब वह वहीं बैठकर चाय पीता, किताब पढ़ता और सोचता। उसने कमरे में एक नया स्टैंड रखा था जिस पर मां, पिता और अब उसकी खुद की तस्वीरें लगी थीं। कमरा अब किसी एक की नहीं, पूरे समय का हिस्सा बन गया था। एक दिन जब वह गांव की पुरानी पगडंडी से स्कूल की ओर जा रहा था, एक बुजुर्ग महिला पास आकर बोली, तुम्हारे पिताजी बहुत कम बोलते थे बेटा, लेकिन जब कभी कोई बीमार होता तो सबसे पहले वही पहुंचते थे। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने कभी नहीं बताया। बुजुर्ग बोली, वो चीजें बताने के लिए नहीं होती बेटा, बस निभाने के लिए होती हैं। उस दिन शाम को उसने पुराने मेडिकल रजिस्टर खंगाले जो कमरे की मेज की दराज में रखे थे। हर पन्ने पर गांव के किसी न किसी व्यक्ति का नाम, बीमारी, दवा और तिथि। कभी कभी नोट में यह भी लिखा होता, पैसे नहीं लिए, घर की हालत खराब है। पिता डॉक्टर नहीं थे, पर उन्होंने कई वर्षों तक गांव के बुजुर्गों के नाड़ी देखना, देसी इलाज करना और जरूरतमंदों की सेवा करना नहीं छोड़ा। कमरे के कोने में पड़ी वो लकड़ी की पेटी, जिसमें वह कुछ खास नहीं समझता था, दरअसल जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। हर छोटी शीशी पर नाम लिखा था, पीठ दर्द, बुखार, बच्चों की खांसी, नींद न आना। उसने मन ही मन सोचा, ये कमरा सिर्फ उनका नहीं, उनका किया हुआ हर काम समेटे हुए है। कुछ दिन बाद गांव में एक झगड़ा हुआ। दो परिवारों में जमीन को लेकर विवाद था। मामला पंचायत तक पहुंचा। आदित्य को बुलाया गया। दोनों पक्षों की आवाजें तेज थीं, चेहरे गुस्से से भरे हुए। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने बस पिता की पुरानी डायरी का एक पन्ना उठाया जो पंचायत मामलों से जुड़ा था। वह बोला, पिताजी कहते थे, जहां दो पक्ष हों वहां सही फैसला वही होता है जो किसी को पूरी तरह न जीते न पूरी तरह हराए, बल्कि दोनों को थोड़ा समझा दे। उसने कागज पर कुछ लिखा, जमीन का बंटवारा संतुलित किया और दस्तखत करवाए। दोनों परिवार थोड़ी देर चुप रहे, फिर सिर हिलाकर मान गए। उस दिन गांव के मुखिया ने कहा, तू अब गोविंद का बेटा नहीं, खुद गोविंद हो गया है। उस रात आदित्य ने कमरे की दीवार पर एक नई कील ठोकी। उस पर एक फ्रेम लगाया जिसमें एक साधारण सा वाक्य था, कभी कभी हम अपने पिता को तब समझते हैं जब उनके जूते पहनकर चलना शुरू करते हैं। कमरे की दीवार पर वो फ्रेम अब सबसे ज्यादा चमकता था। पिता का कमरा अब सजीव लगने लगा था। दीवारें बोलती थीं, खिड़कियां जवाब देती थीं और हवा में जैसे उनकी मौजूदगी चलती फिरती थी। एक सुबह आदित्य उस खिड़की के पास बैठा था जहां से पिता घंटों बाहर खेतों को देखा करते थे। उसने सोचा, क्या वे कुछ ढूंढते थे या कुछ खोने का डर उन्हें रोकता था वहीं बैठने को। खिड़की के पास लगे एक पुराने पैनल को हटाते समय उसे वहां एक और छोटा लिफाफा मिला, मिट्टी से सना हुआ, किनारे से थोड़ा फटा हुआ। लिफाफे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तुम्हारे लिए। अंदर एक कागज था जिस पर कुछ असंबद्ध पंक्तियां थीं, जैसे कोई आधा अधूरा खत जो कभी पूरा नहीं हो सका। आदित्य, मैं कभी तुम्हें यह नहीं कह पाया कि तुम्हारी चुप्पी मुझे तकलीफ देती थी। मैं चाहता था कि तू मुझसे लड़ ले, गुस्सा कर ले, पर बोल तो। तुम्हारे शब्दों की जगह सिर्फ दीवारें रह गईं। वह पंक्तियां टूटती थीं, जैसे लिखते हुए भावनाओं ने पिता की कलम थाम ली हो, जैसे एक अधूरी माफी हवा में लटकती रह गई हो। आदित्य अब अक्सर उस कमरे में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता था, कभी अपनी, कभी पिता की, और कभी वो जो उन्होंने कभी कह ही नहीं पाई। एक दिन जब वह बच्चों को कहानी नहीं, यादों की किताब पढ़ा रहा था, एक छोटी लड़की ने पूछा, क्या आपके पापा आपसे प्यार करते थे? वह मुस्कुराया। उसने कहा, इतना कि उनके जाने के बाद ही मुझे उसका पूरा एहसास हुआ। बच्ची ने फिर पूछा, तो आप उन्हें आज भी सुन सकते हैं? उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखा।
हां, जब सब चुप हो जाते हैं तब उनकी आवाज अब भी सुनाई देती है। उस रात आदित्य ने कमरे की पुरानी दीवार पर एक सफेद चूने से एक पंक्ति लिख दी, जो कभी बोले नहीं अब हमेशा बोलते हैं। पिता की वह चुप्पी जो एक समय उसे डराती थी, अब उसकी सबसे गहरी दोस्त बन चुकी थी। अब गांव में हर कोई जानता था, अगर कोई बात दिल से कहनी हो तो आदित्य के पास जाना है। पिता का कमरा अब पंचायत का कमरा नहीं बल्कि भरोसे का घर बन गया था। एक दिन एक बुजुर्ग महिला गोमती काकी थकते कदमों से कमरे में आई। हाथ में एक पुराना फटा सा कपड़े में लिपटा बंडल था। बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये तेरे पिताजी की किताबें हैं, उन्होंने मेरे पति को दी थीं जब वो बीमारी में थे। कहां था? पढ़ना शुरू करोगे तो दर्द कम लगेगा। आदित्य ने किताबें खोलीं। वो धर्म ग्रंथ नहीं थे, न कोई भारी शास्त्र, बल्कि उनमें कविताएं थीं, जीवन की छोटी छोटी बातों पर लिखी कुछ गुमनाम सी पंक्तियां। हर कविता के नीचे पिता की सादी लिखावट में तारीख थी, 7 जुलाई 1991, जब मां नहीं रही। 15 अगस्त 1993 आदित्य ने पहली बार स्कूल की वर्दी पहनी। 6 नवंबर 1997 घर में बिना बोले दिन निकला। आदित्य को जैसे पिता का एक और चेहरा दिखा, एक कवि, एक संवेदनशील मन जो दुनिया से छुपा बैठा था। वह खुद से पूछ बैठा, क्या मैंने कभी कोशिश की उन्हें समझने की, या बस वही देखा जो उन्होंने बाहर दिखाया? उस रात आदित्य ने पहली बार कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी। केवल एक मोमबत्ती जला रखी थी। उसी रोशनी में उसने पिता की कविता की एक लाइन को दीवार पर लिख दिया। शब्द नहीं कह पाए जो वो आंखें कह गईं। कमरे में एक गहरा मौन फैल गया, लेकिन वह मौन डरावना नहीं था, वह पूरा था, जैसे कोई राग जो बिना बजाए भी दिल में गूंजता है। अगली सुबह गांव के स्कूल में बच्चों से आदित्य ने कहा, आज कविता नहीं पढ़ेंगे, आज कविता बनाएंगे। बच्चों ने रंग बिरंगे पन्नों पर अपने अपने पिता के लिए एक एक पंक्ति लिखी। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, पर जब मैं गिरता हूं तो वो सबसे पहले उठाते हैं। मेरे पापा मुझे डांटते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट खाना चुपचाप थाली में रख जाते हैं। उस दिन बच्चों की आवाजें पिता के कमरे तक गूंजी, जैसे समय उल्टा बहने लगा हो और हर शब्द एक अधूरी बात को पूरा कर रहा हो। शाम को आदित्य ने पिता की डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वह पृष्ठ कोरा था, शायद जानबूझकर छोड़ा गया था। उसने कलम उठाई और लिखा, अब मैं सुन सकता हूं पापा, अब आपकी चुप्पी भी एक कहानी है। सर्दियों की वो सुबह कुछ अलग थी। कमरे की दीवारें कुछ ज्यादा शांत थीं, जैसे किसी को खो देने का एहसास लिए। आदित्य की आंख खुली तो उसे लगा, आज इस कमरे में कोई हलचल नहीं थी। पिछले कई हफ्तों से हर दिन कुछ नया मिलता था, कोई कागज, कोई निशान, कोई याद। आज पहली बार सब शांत था। वो चुपचाप चौकी से उठा, अलमारी के सामने खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे पूरा कमरा देखा, जैसे विदा लेने आया हो। पर आज वो खुद को खाली नहीं बल्कि भरा हुआ महसूस कर रहा था। पिता के कमरे ने उसे जो नहीं मिला था वो सब लौटा दिया था। समझ, प्रेम, मौन में छिपा संवाद और विरासत का अर्थ। वो स्कूल गया, किताबें बांटी, बच्चों को गले लगाया। स्कूल की एक शिक्षिका शीतल ने उसे एक बार फिर पूछ लिया, आदित्य जी, आप कभी वापस शहर जाना चाहेंगे? वो मुस्कुराया, अब नहीं, वहां भाग कर गया था, यहां ठहर कर जी रहा हूं। शीतल ने झिझकते हुए कहा, हम सब सोचते हैं शायद आपके पिताजी आप जैसे थे ही नहीं, या शायद हम उन्हें समझ नहीं पाए। आदित्य ने सिर हिलाया। उन्होंने खुद को किसी को पूरी तरह समझने नहीं दिया, लेकिन अब लगता है वो डरते नहीं थे, बस मौन को बेहतर समझते थे। शाम को वह फिर कमरे में आया। कमरे की खिड़की से धूप की हल्की धारें अंदर झांक रही थीं, जैसे कोई पुरानी आदत से अब भी आकर बैठती हो। उसने वो मोमबत्ती जलाई जो वो हर खास दिन जलाता था, और फिर पिता की चौकी पर बैठकर एक चिट्ठी लिखनी शुरू की, इस बार खुद के लिए। प्रिय पापा, आपने मुझे कोई वसीयत नहीं दी थी,
न जमीन, न दौलत, न नाम। लेकिन आपने एक कमरा छोड़ा जिसमें मेरे हर सवाल का जवाब था। आपने एक खामोशी छोड़ी जिसमें आपकी हर बात गूंजती रही। अब मैं आपको माफ नहीं करता, न आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में कभी कभी न तो कसूर होता है न सजा, बस समय का उलझा हुआ धागा होता है। और आपने वो धागा मुझे थमा दिया है, जिससे अब मैं पूरी उम्र सुलझाता रहूंगा। प्यार के साथ, आपका बेटा। उसने वह चिट्ठी पिता की उसी डायरी के आखिरी पन्ने में रख दी जहां उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा था। अब वह पन्ना भी अधूरा नहीं था। फिर वह खड़ा हुआ, कमरे की खिड़की बंद की, पर दरवाजा खोलकर रखा। पिता का कमरा अब कभी बंद नहीं होगा। अब जो आएगा वो इस कमरे में खुद को पाएगा, जैसे आदित्य ने पाया। गांव में अब आदित्य का नाम एक किस्से की तरह लिया जाता था, जिसने अपने पिता के कमरे में अपने आप को खोज लिया। पर सच यह था कि आदित्य अब भी खोज रहा था। हर रोज कोई नई बात, कोई भूला हुआ चेहरा, कोई अधूरी स्मृति। एक दिन गांव के एक वृद्ध चपरासी ने उसे पास बुलाया। उसने कहा, तेरे पिताजी कभी कभी स्कूल की छत पर अकेले बैठा करते थे, चुपचाप आसमान देखते, जैसे किसी से बात कर रहे हों, कभी कुछ बोलते नहीं थे। आदित्य चौंका। वो स्कूल की छत पर क्यों जाते थे? बूढ़ा मुस्कुराया। कहते थे, नीचे बहुत शोर है, ऊपर जाकर मौन में साफ सुनाई देता है। उस शाम आदित्य स्कूल की छत पर गया। हवा में सर्दी का स्पर्श था, सूरज ढल रहा था और पेड़ों की परछाइयां लंबी हो चली थीं। उसने छत के एक कोने में बैठते हुए खुद से कहा, पिता, क्या यहां कुछ छोड़ गए होंगे? पर वहां कुछ नहीं था, न चिट्ठी, न किताब, न निशान। फिर उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। वही आकाश जिसे पिता देखा करते थे। वहीं उसे पहली बार यह एहसास हुआ, शायद सब उत्तर किसी चीज में नहीं होते। कभी कभी उत्तर किसी जगह में होते हैं और कभी किसी मौन में। वह चुपचाप बैठा रहा और पहली बार बिना किसी प्रश्न के शांति महसूस की। पिता की गैर मौजूदगी अब खालीपन नहीं थी, वह एक उपस्थिति बन गई थी जो हर जगह थी, हर क्षण में। जब वह नीचे उतरा तो गांव की एक महिला, सुनैना, अपने बच्चे को लेकर आई। बच्चा गूंगा था। वो पिता के कमरे में आना चाहता था, पर बोल नहीं पाता था। आदित्य ने उसका हाथ थामा और कमरे के भीतर ले गया। बच्चे ने दीवारों को देखा, तस्वीरों को छुआ, मोमबत्ती की लौ में आंखें डाली। फिर उसने एक पुरानी पेंसिल उठाई और कमरे की फर्श पर धीरे धीरे एक आकृति बनाने लगा। एक आदमी और एक छोटा बच्चा, दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े थे। आदित्य की आंखें भर आईं। यह चित्र शायद वह कभी न कहे जाने वाली बात थी, जो शब्दों से परे थी, जैसे मेरे और पापा के बीच थी। उस दिन से पिता का कमरा अब बच्चों के लिए एक शांत कोना बन गया। जो भी कुछ कहना नहीं जानता था, वो वहां आता, दीवारों से बातें करता, चित्र बनाता या बस चुप बैठता, और हर मौन एक नई आवाज बन जाता। कमरे के दरवाजे पर आदित्य ने एक लकड़ी की पट्टी लगवाई, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, यह कमरा खामोश है, लेकिन तुम यहां सुने जाओगे। ठंडी हवा अब थोड़ी गर्म हो चली थी। गांव में वसंत आ चुका था और हर चीज में एक नई जान सी लौट आई थी। पिता का कमरा अब गांव की स्मृतियों का हिस्सा बन गया था, जैसे किसी बूढ़े बरगद के नीचे बैठी कोई कथा। एक दोपहर जब आदित्य स्कूल से लौट रहा था, तो रास्ते में एक अजनबी से टकरा गया। सफेद बाल, साधारण धोती, हाथ में लाठी और आंखों में धूप से झुलसी थकान। उसने कहा, बेटा, ये जो सरकारी कमरा है, क्या ये अब भी खुला रहता है? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब ये सबका कमरा है। वृद्ध धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। कमरे के भीतर जाते ही उसने दीवारों को देखा, फिर एक पुराने कोने की ओर इशारा करते हुए बोला, यहीं बैठते थे वो, तुम्हारे पिताजी। मैंने उनके साथ चाय पी है, लड़ाई की है और कभी कभी साथ चुप भी रहा हूं। वो कम बोलते थे, पर जो बोलते थे वो भीतर तक लगता था।
आदित्य ठिठक गया। आप उन्हें जानते थे? वृद्ध मुस्कुराया। तुम उन्हें अब जान रहे हो। मैं उन्हें तब जानता था जब वो अपने अंदर छिपे रहते थे। आदित्य ने पहली बार अपने पिता को किसी और की यादों में देखा, जैसे कोई पुरानी फिल्म जो बार बार रुकती हो लेकिन हर बार एक नई परछाई छोड़ जाती हो। वृद्ध ने एक चिट्ठी दी जो उसके पास वर्षों से थी। चिट्ठी पीली हो चुकी थी, स्याही धुंधली थी, पर शब्दों में एक आंच बाकी थी। अगर मेरा बेटा कभी लौटे तो उसे कहना, मैंने बहुत कुछ कहना चाहा पर कह ना सका, और जो मैं कह ना सका वो इस कमरे में छोड़ आया हूं। अगर वह ढूंढे तो शायद खुद को पाले। आदित्य की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसे अब विश्वास था, उसने अपने पिता को पूरी तरह खोया नहीं, बल्कि समय के साथ टुकड़ों में पाया है। कमरे के एक कोने में उसने एक छोटी सी अलमारी बनाई। उसमें गांव वालों की चिट्ठियां, बच्चों की कविताएं और पिता की पंक्तियां रखीं। नाम रखा, यादों की अलमारी। जो कोई भी अंदर आता वह उसमें कुछ छोड़कर जाता। कोई गलती, कोई ख्वाहिश, कोई माफी, जैसे उस कमरे ने सबको माफ कर दिया हो। एक रात जब बिजली चली गई थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, आदित्य पिता के कमरे में मोमबत्ती के सामने बैठा था। उसने धीरे से कहा, पापा, आपने मुझसे कभी ज्यादा बात नहीं की, पर अब लगता है आप हर चीज के जरिए बात कर रहे थे। और जैसे हवा ने मोमबत्ती की लौ को सहलाया हो, कमरे में फिर से वही पुरानी सुगंध उठी, मिट्टी, धूप और पितृत्व की। अब आदित्य को गांव में रहते हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका था। स्कूल, बच्चे, पिता का कमरा, सब कुछ उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन भीतर कहीं कुछ और भी उग रहा था। एक नई बेचैनी, एक सवाल कि क्या यही उसका अंत है या फिर यह एक नई शुरुआत है। एक शाम जब वह स्कूल से लौट रहा था, उससे गांव का मुखिया मिला। मुखिया ने कहा, आदित्य बाबू, आपके पिता जब जीवित थे तो हम उन्हें एक बात समझा नहीं पाए। वो अपने तरीके से चलते थे, लेकिन आपने लोगों को जोड़ा है। आदित्य ने विनम्रता से सिर झुकाया। शायद मैंने भी वो सीखा है जो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने जो खोया, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। रात को पिता के कमरे में बैठकर उसने एक लंबा पत्र लिखा, पर इस बार पिता के लिए नहीं, अपने लिए। मैं आदित्य, एक बेटा, एक शिक्षक, एक खोजकर्ता। मैंने खुद को इस कमरे में पाया, लेकिन अब मुझे बाहर जाना है। गांव मुझे चाहता है, इस कमरे को जरूरत है मेरी, पर मेरे भीतर जो आग है उसे अब बाहर भी जलाना है। क्या पापा, आप भी कभी यही चाहते थे कि कोई आपको रोके नहीं? शायद आप इसलिए चुप थे ताकि मैं अपनी आवाज खुद खोज सकूं। मैं ये कमरा बंद नहीं करूंगा, लेकिन एक दरवाजा अपने भीतर खोल कर जा रहा हूं। अगर कभी थक जाऊं तो लौट आऊंगा आपके कमरे में, जहां मौन मुझे फिर समझा देगा। कुछ हफ्तों बाद आदित्य ने एक छोटा सा नोटिस बोर्ड कमरे के बाहर लगाया। पिता का कमरा अब सबका कमरा है। जो खुद से बातें करना चाहे आ सकता है। जो जवाब ना ढूंढ पाए, यहां कुछ मौन में छिपे हैं। शीतल ने पूछा, क्या आप गांव छोड़ रहे हैं? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस अपने भीतर की यात्रा पर जा रहा हूं। जहां भी जाऊंगा ये कमरा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि अब ये ईंट पत्थर नहीं, एक सोच बन गया है। पिता का कमरा अब एक प्रतीक था, उन रिश्तों का जो कहे नहीं गए, उन संवादों का जो कभी शुरू ही नहीं हुए, और उस प्रेम का जो मौन में सबसे प्रखर था। और आदित्य, वो अब केवल एक बेटा नहीं था, वो एक पुल बन गया था, बीते हुए और आने वाले के बीच। आदित्य ने गांव छोड़ने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया। वह किसी त्योहार, विदाई या जुलूस का इच्छुक नहीं था। बस एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह पिता के कमरे में गया, मोमबत्ती जलाई और खामोशी से खड़ा रहा। उसने एक अंतिम बार हर चीज को छुआ। टेबल पर रखा पेन, खिड़की के पास रखा पुराना रेडियो,
दीवारों पर टंगे बच्चों के चित्र। फिर धीरे से उसने फर्श पर बैठकर कुछ लिखा। पिता, अब मैं जा रहा हूं, पर इस कमरे की दीवारें, इसकी खुशबू, इसका मौन, सब मेरे साथ रहेगा। वह उठा और कमरे की एक चाबी पास के बच्चे को दी, जो अक्सर वहां आता था और चुपचाप चित्र बनाता था। उससे कहा, अब यह कमरा तुम्हारा है। जब कोई दुखी हो, जब किसी को समझने वाला ना हो, तो दरवाजा खोल देना। बच्चे ने बस सिर हिलाया और उस क्षण में आदित्य को अपने बचपन का चेहरा दिखा, एक उलझा हुआ, सवालों से भरा चेहरा, जो अब जवाब देने की ताकत रखने लगा था। गांव से निकलते समय आदित्य पीछे मुड़ा। पिता का कमरा धूप में नहाया हुआ था। दरवाजा आधा खुला था। वहीं कहीं किसी खिड़की से हवा आई और कमरे के अंदर रखी पुरानी डायरी के पन्ने फड़फड़ाए, जैसे कमरे ने आखिरी बार उसे पुकारा हो या शायद विदा दी हो। रास्ते में आदित्य को पिता की एक पंक्ति याद आई, जो उन्होंने एक पुरानी किताब के किनारे लिखी थी। हर दरवाजा जिसे तुम बंद करते हो, भीतर एक खिड़की खोल देता है। आदित्य जानता था, उसने कोई अंत नहीं लिखा, उसने बस एक विराम लिया था, शायद किसी नए अध्याय से पहले। कई वर्ष बीत गए। आदित्य अब शहर के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन चुका था। उसके भाषण, लेख और विचारों में अक्सर एक ही बात लौटती, मौन, रिश्ते और स्मृति। लोग कहते, उसकी बातें साधारण होते हुए भी सीधी आत्मा से टकराती हैं, लेकिन उसे खुद मालूम था वह शक्ति कहां से आई थी। पिता के कमरे से, उस मौन से जो कभी उसे खलता था और अब मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन उसे गांव से पत्र आया। पुराने मुंशी जी नहीं रहे। पत्र में केवल एक पंक्ति थी, पिता का कमरा अब अकेला लगता है। आदित्य ने उस दिन कोई क्लास नहीं ली। ट्रेन पकड़ी और बिना किसी को बताए सीधे गांव पहुंचा। गांव पहले जैसा ही था, धीमा लेकिन धड़कता हुआ। बच्चे अब जवान हो गए थे, पर उनकी आंखों में अभी भी उस कमरे की गरिमा के लिए श्रद्धा थी। कमरे का दरवाजा खुला था। दीवारें थोड़ी झुकी हुई, फर्श पर धूल की हल्की परत, पर वह सुगंध वैसी ही थी, मिट्टी, धूप और एक पुराने रिश्ते की। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक मोटी रजिस्टर रखी थी। उस पर लिखा था, पिता का कमरा, जो कहना रह गया था। आदित्य ने पन्ने पलटे। लोगों की भावनाएं, यादें, शिकवे, माफियां, हर एक पंक्ति जैसे कमरे की आत्मा में कुछ जोड़ता गया हो। किसी ने लिखा था, मैंने अपने बेटे को कभी माफ नहीं किया, लेकिन इस कमरे में आकर जाना कि माफ करना भी एक तरह का प्रेम है। किसी बच्चे ने लिखा, पापा अब नहीं आते, पर मैं यहां आकर उनसे बात कर लेता हूं। आदित्य चुपचाप बैठ गया। उसने देखा कि कमरे की छत में एक दरार थी। उसे मरम्मत की जरूरत थी, पर वह दरार भी कहानी का हिस्सा बन गई थी। जैसे रिश्तों में थोड़ी अधूरी जगहें होती हैं, जो टूटन नहीं बल्कि याद की जगह बन जाती हैं। उस रात वह कमरे में ही सो गया। खिड़की से चांदनी भीतर आ रही थी। सपने में उसने पिता को देखा। वह मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना चाहते थे, पर शब्दों के बिना। और आदित्य पहली बार समझ गया कि अब कहने की जरूरत ही नहीं थी। सब कह दिया गया था, मौन के माध्यम से। सुबह वह उठा तो सामने दीवार पर किसी ने एक नई पंक्ति लिख दी थी, यह कमरा अब पिता का नहीं, हर उस रिश्ते का है जो अधूरा रह गया हो और फिर से जुड़ना चाहता हो।